Yeah, good afternoon everyone. Good afternoon and welcome to GATE Academy. ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए. गुड आफ्टरनून प्राची, गुड आफ्टरनून नाइट वॉरियर, हेलो, नमस्कार, हाय. कैसे हो सभी? सभी कैसे हो? बढ़िया. और आज जो हमारा लेक्चर है वो है प्लेन टेबल पे, जैसा आप थंबनेल में देख रहे होंगे. ठीक है, प्लेन टेबल आज जो है हमारा आखिरी टॉपिक है इस ईएसी क्रैश कोर्स का. ओके, या गुड आफ्टरनून स्वीटी वानखेड़े, गुड आफ्टरनून. या संजय शाह, गुड आफ्टरनून. ऑल क्लियर? ओके ओके, ठीक है. सो आज का जो सेशन है वो प्लेन टेबल पर है. प्लेन टेबल हम देखेंगे कितनी मेथड्स होती हैं और ईएसी में किस टाइप के इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं. इसके साथ मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा प्लेन टेबल पे जो देखा गया. एक बार ईएसी में एक न्यूमेरिकल आया था, वो मैं एक आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसी पे बेस्ड मैं एक और कंसेप्ट भी बताऊंगा आपको उसी न्यूमेरिकल पे बेस्ड. ठीक है, सो उसी न्यूमेरिकल बेस्ड एक कंसेप्ट भी हम देखने वाले हैं आज के सेशन में. या संजय चौधरी, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. ओके, ऑडिबल है. ठीक है, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो है वो लिंक को शेयर कर दीजिए और सेशन को कॉन्सेप्ट समझ में आते जाए तो लाइक करती रहिएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे. प्लेन टेबल सर्वेइंग. प्लेन टेबल सर्वेइंग. प्लेन टेबल सर्वेइंग. सो ये हमारे क्रैश कोर्स का ये आखिरी लेक्चर है सर्वेइंग का. मोहम्मद खालिद, थैंक यू भाई, थैंक यू. आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश. ओके, थैंक यू मोहम्मद खालिद, थैंक यू. आई थिंक आप सभी ने एंजॉय करा होगा इस ईएसी क्रैश कोर्स के सर्वेइंग सब्जेक्ट को. सभी स्टूडेंट ने एंजॉय करा होगा और काफी कुछ कॉन्सेप्ट उनके बिल्ड हुए होंगे क्रैश कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, आई थिंक सभी ने एंजॉय करा होगा. और आप अब इस पे बेस्ड और भी डिफरेंट ईएसी के क्वेश्चन लगाएंगे तो अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमसे सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं. अब आपको नीड रहेगी कि आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्रैश कोर्स था ये, इसमें हमने लिमिटेड पढ़ा है, आपको इसके अलावा भी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सो वहां से आपका एक बेस बन जाएगा इस क्रैश कोर्स से, जहां से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आप और भी अलग से बुक को रेफर करके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो आपको इजीली वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और उस पे बेस्ड भी आप जो है ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल या कन्वेंशनल क्वेश्चन आप लगाओगे तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करने वाले हो. तो आई थिंक आप सभी ने इस सेशन को क्रैश कोर्स के सर्विंग सब्जेक्ट को एंजॉय करा होगा. या वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. ओके, थैंक यू. या गुड आफ्टरनून संबरम, गुड आफ्टरनून. या फ्रॉम गुवाहाटी. ओके, गुवाहाटी से आप. ठीक है, वैसे ही सभी स्टूडेंट बताइए आप कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं. जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने पूरा क्रैश कोर्स फॉलो करा है या सर्वेइंग सब्जेक्ट का, वो बताएं कहाँ कहाँ से हैं. 2 स्टूडेंट, एक तो आंध्र प्रदेश से है, दूसरा गुवाहाटी से. मैं इंदौर से अभी क्लास ले रहा हूँ, इंदौर एमपी. या थैंक यू स्वीटी, थैंक यू, थैंक यू. गुरविंदर सिंह JNK के जम्मू कश्मीर. ओके, विकास झारखंड. ओके, यश चंद्रपुर महाराष्ट्र. ओके, प्राची सोनी कानपुर यूपी. KTM नेपाल. ओके, पुणे महाराष्ट्र. फ्रॉम कोलकाता. मतलब काफ़ी डिफरेंट स्टेट से जो है स्टूडेंट्स है वो हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. बिहार से हैं. ओके, वेरी गुड. बिहार और कोलकाता से देखा गया है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गेट एकेडमी का जो वीडियो सीरीज है वो उनको फॉलो करते हैं. मैक्सिमम बिहार और कोलकाता से रहते हैं. ठीक है, यूपी से भी रहते हैं. शिखा सिंह यूपी से. ओके, लखनऊ यूपी. राजस्थान जयपुर. ओके ओके, चलिए ठीक है, आंध्र प्रदेश. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन आज का. स्टार्ट करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग. सो यदि हम इसको कंपेयर करें अदर टाइप ऑफ सर्वेइंग से, तो मैंने कल भी आपको बताया था, कल जब हमने एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि दूसरे टाइप ऑफ सर्वे में जैसे चेन सर्वे हम यूज कर रहे हैं, कंपास सर्वे हम यूज कर रहे हैं, थियोडोलाइट या आप टोटल स्टेशन सर्वे यूज कर रहे हैं, वहां पर आपको फील्ड पर जाकर जिस भी एरिया का आपको सर्वे करना है वहां पर आप जाकर के क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मतलब रीडिंग नोट करते हैं और उसके बाद उसका मैप जो है वो आप क्लासरूम में आकर के बनाते हो या ऑफिस में जाकर के बनाते हो. लेकिन इस टाइप ऑफ सर्वे में, प्लेन टेबल सर्वे में, आपको ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग सेम टाइम पे करना है ऑन फील्ड. ठीक है, ऑन फील्ड ही करना है आपको, प्लॉटिंग भी करना है और आपको फील्ड ऑब्जर्वेशन भी हाथों हाथ लेते जाना है. सो इस सर्वेइंग का एडवांटेज क्या हुआ? इस सर्वेइंग का एडवांटेज ये हुआ कि हम
इस टाइप ऑफ सर्विंग में कोई भी डेटा यदि मिस हो जाए तो हम हाथों हाथ उसी डेटा को वापस ले सकते हैं। जैसे आपने चेन सर्वे में मान लीजिए कोई डेटा मिस हो गया आपका, ठीक है, कहीं पर कोई परपेंडिकुलर ऑफसेट या ऑब्लिक ऑफसेट लेना था किसी पॉइंट का, वो मिस हो गया आपका, तो अब आपको वापस फील्ड पर जाना पड़ेगा, वापस चेन को प्लेस करना पड़ेगा एंड देन वापस आपको लेना पड़ेगा। बट प्लेन टेबल में कैसा है, यदि कोई डेटा मिस हो जाता है तो हम उसी समय जज कर पाते हैं, क्योंकि हमें उसी समय एट ए टाइम प्लॉट कर रहे हैं, तो उसी समय हम जज कर पाते हैं कि ये जो डेटा है या ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मिस हो गया है, तो अब वापस उस ऑब्जर्वेशन को हम ले सकते हैं। सो ये एक एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, यदि रेनी सीजन है और आपको जो है वो प्लेन टेबल सर्वे परफॉर्म करना है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, सो आप नहीं कर पाओगे। तो ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होगा कि नहीं होगा बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आई थिंक आप फील्ड एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हो, तो वो हमने क्रैश कोर्स का पार्ट नहीं रखा है, ठीक है, क्लियर है बात, ओके। सो प्लेन टेबल सर्वे में आपको एक चीज समझ में आई कि फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग एट ए टाइम ऑन फील्ड आपको करना है, क्लियर। नाउ अब बात करते हैं इस पे, इसमें कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट, यदि हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि प्लेन टेबल बोर्ड यूज करते हैं। प्लेन टेबल बोर्ड, अब देखिए अलग अलग एग्जाम में इनका ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे अब यदि हम एसएससी की बात करें, यदि हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ये बोर्ड का साइज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि हम गेट की बात करें और ईएससी की बात करें तो इस पे बेस्ड कंसेप्चुअल, बोर्ड पे तो कोई क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं, प्लेन टेबल पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि मेथड ऑफ प्लेन टेबल से रिलेटेड होते हैं, जिसमें रेडिएशन, इंटरसेक्शन, रिसेक्शन एंड ट्रैवर्सिंग होता है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो मैं अभी आज करवाने वाला हूँ, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, उस पे बेस्ड रहता है। सो डिफरेंट एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सो एक तो प्लेन टेबल बोर्ड हम यूज करते हैं। सेकंड हम यूज करते हैं यू फॉर्क, या इसको हम कहते हैं प्लम्बिंग फॉर्क, यू फॉर्क और प्लम्बिंग फॉर्क। देन नेक्स्ट स्पिरिट लेवल, नेक्स्ट ट्रफ कंपास, नेक्स्ट एलिडेड, नेक्स्ट और क्या यूज करते हैं आप इसमें यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क यदि मैं बोल रहा हूं तो उसी में मैंने प्लम बॉब को भी उसी का पार्ट ले लिया है, ठीक है। यदि आप अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट जो प्लम बॉब है वो उसी का पार्ट रहता है, ठीक है। सो ये मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं प्लेन टेबल में, ठीक है। अब उसमें भी एलिडेड वगैरह की यदि आप बात करोगे, चलो एक एक बात करते हैं। प्लेन टेबल बोर्ड तो आप सभी को पता है, बोर्ड हम प्लेन टेबल ट्राइपॉड पे क्या करते हैं, एक बोर्ड को फिक्स कर देते हैं। पैरेललिज्म, हाँ जी, ये तो प्रिंसिपल बता रहे हैं आप, ओके। प्लेन टेबल पर हम क्या कर देते हैं, प्लेन जो ट्राइपॉड पे हम प्लेन टेबल बोर्ड को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। यू फॉर्क या प्लम्बिंग फॉर्क, ये किस लिए यूज किया जाता है, ग्राउंड पॉइंट को हमें कहां पर शिफ्ट करना है, शीट पर। कहां पर शिफ्ट करना है, शीट पर। तो देखिए जैसे आपने यहां पर ट्राइपॉड रखा है ग्राउंड पे, इसके ऊपर आपने सेट कर दिया प्लेन टेबल को, ठीक है। यदि मैं बोर्ड की बात करूं तो मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लेन टेबल बोर्ड का साइज जो है वो 600 mm बाय 750 mm है, ठीक है। 600 mm बाय 750 mm का एक बोर्ड है आपके पास, ठीक है। आपने ट्राइपॉड पे उसको फिक्स करा, ट्राइपॉड पे फिक्स करा। अल्टीमेट गोल क्या होता है हमारा कि जो ग्राउंड पे हमने स्टेशन सिलेक्ट करा है, जहां पर हम उस इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर रहे हैं, वो ग्राउंड के पॉइंट को हमें कहां पर मार्क करना है, शीट पे मार्क करना है। तो शीट पे मार्क करने के लिए या तो हमारे पास जो प्लेन टेबल है वो ट्रांसपेरेंट हो, क्या हो, ट्रांसपेरेंट, और उसके ऊपर जो शीट लगाई है वो भी ट्रांसपेरेंट हो। तो ऐसा तो होता नहीं है, ना तो प्लेन टेबल ट्रांसपेरेंट रहती है ना शीट ट्रांसपेरेंट है। तो उस केस में हमें प्लम्बिंग फॉर्क या यू फॉर्क की हेल्प लेना पड़ती है, और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड का पॉइंट होता है उसी को हम कहां पर प्लॉट करते हैं, शीट पे प्लॉट करते हैं। तो आपको कुछ इस टाइप का शेप देखने को मिलता है प्लम्बिंग फॉर्क का, देखिए कुछ इस टाइप का शेप आपको देखने को मिलता है, और यहां पर रहता है प्लम बॉब, ठीक है। ये पॉइंट, ये जो प्लम बॉब है
ये ग्राउंड पॉइंट पर आप इसको क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड फॉर्म में रेस्ट कंडीशन में कहां पर लाते हैं, इस ग्राउंड पॉइंट पर, और यही पॉइंट आपको इस शार्प एज के थ्रू कहां पर मिल जाता है, शीट पे मिल जाता है। ठीक है, सो आप प्लम बॉब के थ्रू, इस यू फॉर्क के थ्रू आप ग्राउंड पॉइंट, सपोज ग्राउंड पे कोई पॉइंट ए है तो आपने इसको शीट पर मार्क कर दिया इस पॉइंट के थ्रू स्मॉल ए से। तो मैं अब जब भी ग्राउंड पॉइंट की बात करूंगा तो मैं उसको कैपिटल, उस स्टेशन को कैपिटल से डिनोट करूंगा, या तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। और जब मैं इस ग्राउंड पॉइंट को शीट पर प्लॉट करूंगा तो मैं उसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बट जनरली वी प्लॉट द शीट पॉइंट ऑन ग्राउंड। दोनों काम कर सकते हैं बेटा आप। ठीक है, जनरली तो आप ग्राउंड के पॉइंट को शीट पे मार्क करते हो भाई, आपके पास ग्राउंड पे पॉइंट है ना, आपको सर्वे कहां का करना है, ग्राउंड का सर्वे करना है ना। सर्वे कहां का करना है, ग्राउंड का करना है, मतलब ग्राउंड पे पॉइंट्स हैं आपके पास। अब उस ग्राउंड के पॉइंट के ऊपर आपने प्लेन टेबल रखा तो आपको ग्राउंड के पॉइंट को शीट पे मार्क करना है। या सपोज आपको इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन निकालना है और आपके पास ऑलरेडी प्लॉटेड पॉइंट है, जो कि रिसेक्शन मेथड में हम देखते हैं, उस मेथड में हम शीट के पॉइंट को ट्रांसफर करते हैं ग्राउंड पे। तो ये दोनों टाइप का फंक्शन कर सकता है। ग्राउंड के पॉइंट को आप शीट पे ट्रांसफर कर सकते हैं इस यू फॉर्क के थ्रू या प्लम्बिंग फॉर्क के थ्रू, या आप शीट के पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं आप। क्लियर है बात? ओके, सो ये हो गया आपके पास यू फॉर्क और प्लम्बिंग फॉर्क। स्पिरिट लेवल की यदि हम बात करें तो जब भी हम आप जब भी लेवलिंग पढ़ते हैं या जब भी आप टेक्योमीटर पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर इंस्ट्रूमेंट या थियोडोलाइट पढ़ते हैं आप, तो वहां पर आपको एक, आपके पास क्या रहती है, लेवल ट्यूब रहती है। लेवल ट्यूब में, लेवल ट्यूब आप सभी को पता है कि जो लेवल ट्यूब होता है वो एक्चुअली कर्व्ड फॉर्म रहती है। मतलब कि यदि जैसे ये एक सर्कल है आपके पास, यदि ये आपके पास एक होलो ट्यूब है, इस होलो ट्यूब को मैं यहां से कट करूं और यहां से कट करूं तो इतना पोर्शन आपको दिखने वाला है, और ये पोर्शन ही आपका क्या होता है, लेवल ट्यूब होती है। मतलब आप यदि लेवल ट्यूब को देखोगे तो लेवल ट्यूब कुछ इस टाइप की आपको दिखती है। दिस इज लेवल ट्यूब। ठीक है, मतलब एक्चुअली यहां पर जो बबल होता है वो स्ट्रेट मूव नहीं करता है, उसका जो मूवमेंट रहता है वो कर्व्ड पाथ में रहता है। कैसा रहता है, कर्व्ड पाथ में। मतलब ये जो बबल है ये कर्व्ड पाथ में मूव करेगा, स्ट्रेट मूव नहीं करेगा। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब लेवल ट्यूब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बना देते हैं, मतलब स्ट्रेट बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कर्व्ड शेप में रहती है। कर्वेचर बहुत माइनर रहता है, कर्व्ड शेप में रहती है, और ये जो बबल है यहाँ पर, इसका जो मूवमेंट होता है वो कर्व्ड शेप में होता है। इसका जो मूवमेंट होता है वो कर्व्ड शेप में होता है। ठीक है, सो स्पिरिट लेवल की बात करते हैं। स्पिरिट लेवल बस ये एक लेवल ट्यूब ही है, ये एक लेवल ट्यूब ही है। स्पिरिट लेवल का हमारा काम क्या होता है कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है या नहीं है, ये हमें चेक करना होता है। सो स्पिरिट लेवल में भी एक आपके पास एक पोर्टेबल क्या है, लेवल ट्यूब है, जिसको आप प्लेन टेबल के चारों कॉर्नर पर रख करके चेक कर सकते हो कि जो प्लेन टेबल का लेवलिंग है वो प्रॉपर है या नहीं है। प्लेन टेबल की जो लेवलिंग है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो या तो आप चारों कॉर्नर पर उस स्पिरिट लेवल को चेक कर लो कि चारों कॉर्नर पर जो बबल है वो सेंटर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि बबल सेंटर में नहीं आ रहा है तो फिर ट्राइपॉड को एडजस्ट करके आपको प्लेन टेबल पे क्या करना पड़ेगा, उस बबल को सेंटर में लाना पड़ेगा, और चारों कॉर्नर पर सेंटर में आना चाहिए। या दूसरे वे में बोलें तो इस लेवलिंग ट्यूब को आप सेंटर में भी दो डायरेक्शन में रख सकते हैं। एक बार सपोज कि आपने अलोंग दी लेंथ ऑफ बोर्ड रखा हुआ है, तो एक बार आप उसके 90 डिग्री पर रख दीजिए, तो वो दोनों डायरेक्शन में आपका जो बबल ट्यूब का जो बबल है वो सेंटर में आना चाहिए। और यदि ये सेंटर में आ गया, इसका मतलब आपने प्लेन टेबल को जो है वो प्रॉपर लेवल कर लिया है। ठीक है, तो अब प्लेन टेबल यदि प्रॉपर लेवल है तो आपका जो एरर इन लेवलिंग है वो रिड्यूस हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक है, वो हो गया आपका खत्म। ओके, सर आपने जो पास्ट वीक जीपीएस जीआईएस रिमोट सेंसिंग पढ़ा था सर, वो कहाँ से मिलेगा? बेटा वो जो है वो ऐप पे मैंने क्लास ली थी, पूरी क्लास जो थी वो ऐप पे थी। रिमोट सेंसिंग, जीपीएस जीआईएस, ट्रायंगुलेशन और टोटल स्टेशन, ईडीएम, ये पूरी क्लास जो है वो ऐप पे थी। तो अब एक बार चेक कर लीजिए ऐप पे जाके वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो एक बार चेक कर लीजिए आप। ओके, अब इसमें एरर कितना अलाउड है? बेटा ये सब पार्ट एसएससी का रहता है। अब आईएएस में आप पूछ रहे हो मुझसे कि इसमें कितना एरर अलाउड है। ईएससी का क्रैश कोर्स देख रहे हैं ना हम, वो सब एसएससी का पार्ट है जो आप पूछ रहे हो। ठीक है, वो सब वैल्यूज याद करने वाली वैल्यूज, कितना एरर होता है सब ये वैल्यूज याद करने वाली एसएससी
और ईएसी में यही तो डिफरेंस है गेट में और गेट ईएसी और एसएससी में। वहां पर आपसे एरर कितना होता है ये पूछता है, वैल्यूज पूछता है, मतलब जो आप मेमोराइज करते हो चीजें वो सब चीजें वहां पूछी जाती है मैक्सिमम, ठीक है, नॉट 100% मैक्सिमम। बट यहां पर जो होता है वो कंसेप्चुअल पूछा जाता है आपसे गेट और ईएसी में, ठीक है। सो स्पिरिट लेवल का काम आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, नाउ ट्रफ कंपास की बात करते हैं। ट्रफ कंपास, कंपास में एक निडल है, ठीक है, जो किस डायरेक्शन में रेस्ट कंडीशन में आएगी, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन में। तो जब भी हम किसी एरिया का सर्वे करते हैं तो हमारी फर्स्ट स्टेप रहती है कि सबसे पहले हम नॉर्थ डायरेक्शन को वहां पर क्या कर दें, प्लॉट कर दें, नॉर्थ डायरेक्शन को वहां पर शेड पर क्या कर दें, शो कर दें। तो उसके लिए हम क्या यूज करने जा रहे हैं, हम उसके लिए यूज करेंगे ट्रफ कंपास। क्या यूज करेंगे, ट्रफ कंपास। तो आपको कुछ इस टाइप का एक कंपास दिखता है, एक ट्यूब दिखती है, देखिए एक रेक्टेंगुलर आपको बॉक्स टाइप का कुछ इस तरीके से असेंबली दिखती है, जिसमें यहां पर जो निडल आपको दिखती है, क्या दिखती है यहां पे, निडल। ये कुछ इस टाइप का आपको निडल यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो निडल है, इस निडल के थ्रू आप मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है वो बता सकते हो। मतलब आपके पास ये शीट है यदि, तो आपके शीट में सबसे पहली स्टेप नॉर्थ डायरेक्शन कहां पर है उसको मेंशन करने के लिए, उसको प्लॉट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ट्रफ कंपास का यूज करते हैं। क्लियर बात, ट्रफ कंपास का आप यूज करते हैं। ओके, देन बात करते हैं एलिडेड। अब एलिडेड से क्या होता है, जैसे कि हम थियोडोलाइट में देखते हैं, लेवलिंग में देखते हैं, हम क्या करते हैं साइटिंग के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। क्या करते हैं, टेलीस्कोप। मतलब यदि लेवलिंग स्टाफ हमने किसी स्टेशन पे रखा है और इंस्ट्रूमेंट से हमें साइट करना है कि लेवलिंग स्टाफ पे लाइन ऑफ कॉलिमेशन के करस्पॉन्डिंग कितनी रीडिंग आ रही है, तो हम किसके थ्रू साइट करते हैं, टेलीस्कोप के थ्रू साइट करते हैं। बट यहां पर एलिडेड होता है। तो एलिडेड देखिए कुछ इस तरीके का शेप आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, आप सभी ने यूज करा होगा आपके कॉलेज में जब आपने प्रैक्टिकल करा होगा। ये कुछ इस टाइप का आपके को देखने को मिलता है एलिडेड, जिसमें यहां पर रहता है आपके पास आई वेन, यहां पर क्या रहता है, आई वेन रहता है, और यहां पर रहता है ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है। दिस इज आई वेन और ये होता है ऑब्जेक्ट वेन। तो आप रेंजिंग रॉड के थ्रू क्या करते हैं, इस एलिडेट से साइट करते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर होती है एक स्केल, यहां पर ग्रेजुएशंस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, ग्रेजुएशंस, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, मेजरमेंट भी लेते हैं। मतलब आपको जब भी किसी रेंजिंग रॉड की पोजीशन को वहां पर फिक्स करना है, ठीक है, मतलब उसकी पोजीशन, जैसे आपने डिस्टेंस ग्राउंड पे मेजर कर लिया, कहां से, इंस्ट्रूमेंट से रेंजिंग रॉड तक का, रेंजिंग रॉड तक का आपने डिस्टेंस क्या करा, मेजर कर लिया ऑन ग्राउंड। तो उसको स्केल से रिड्यूस करके, जब हम इसको स्केल से रिड्यूस करके मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर आया, आपने स्केल से रिड्यूस करा कोई 100 मीटर की लाइन को, और आपको उसको प्लॉट करना है 10 सेंटीमीटर से। सो इस ग्रेजुएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इस एलिडेट के थ्रू पहले तो साइड करते हैं, और साथ ही यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है उसके थ्रू मार्क कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर या जो भी लेंथ आती है। क्लियर है बात, ओके। सो एलिडेट का वर्क आपको समझ में आएगा। तो दो टाइप के एलिडेट होते हैं, एक होता है आपके पास नॉर्मल एलिडेट, ये क्या होता है, नॉर्मल एलिडेट, और एक होता है आपके पास टेलीस्कोपिक एलिडेट। क्या होता है, टेलीस्कोपिक एलिडेट। तो नॉर्मल एलिडेट, इसका मतलब इस एलिडेट के थ्रू आप ज्यादा डिस्टेंस तक साइट नहीं कर सकते, मतलब आप ज्यादा डिस्टेंस की रेंजिंग रॉड को नहीं देख पाओगे, ठीक है। मतलब एक स्मॉल एरिया का प्लेन टेबल के थ्रू यदि सर्वे करना है और हमारे पास नॉर्मल एलिडेट है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा टेलीस्कोपिक एलिडेट पे, जो कि आजकल नॉर्मली यूज होता है। तो टेलीस्कोपिक एलिडेट में क्या होता है कि टेलीस्कोप रहता है, जैसा कि हम थियोडोलाइट और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं, तो टेलीस्कोप रहता है। अगेन टेलीस्कोप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रेंजिंग रॉड के बजाय वहां पर लेवलिंग स्टाफ रख के उसको साइट कर सकते हैं, मतलब जो लेवलिंग में हमने देखा था वो चीजें कर सकते हो। दूसरा, आप टेक्योमेट्री के कंसेप्ट लगा करके भी डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हो। देखिए, यदि मैं नॉर्मल एलिडेट यूज कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने प्लेन टेबल पर एलिडेट को रखा, उसके बाद मैं रेंजिंग रॉड जो कि ग्राउंड पर प्लेस्ड है उसको साइट कर रहा हूं। अब मान लीजिए मेरे पास नॉर्मल एलिडेट है, नॉर्मल एलिडेट है, मैंने साइट करा और शीट पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, शीट पर एक लाइन ड्रॉ कर दी इस एज के थ्रू, ठीक है, लाइन ड्रॉ करी मैंने। अब ये लाइन का ये जो रेंजिंग रॉड वाला पॉइंट है वो मुझे शीट पे यदि मार्क करना है, इसका मतलब मुझे स्केल अज्यूम करना पड़ेगी।
तब जाकर के मैं वो रेंजिंग रॉड का पॉइंट जो है वो शीट पर मार्क कर सकता हूं। ठीक है, अब वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे चाहिए चेन और टेप की हेल्प, चेन और टेप की हेल्प चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो चेन और टेप में जब हम दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या क्या लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशन ये होती है कि सबसे पहले तो एरिया जो है वो स्मॉल होना चाहिए। दूसरा, यदि अनड्यूलेटेड एरिया है तो हम चेन और टेप की हेल्प से डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का मेजर नहीं कर सकते। वही कंडीशन यहां पर लग गई। तो यहां पर भी यदि आपने जो रेंजिंग रॉड वो किसी एक ग्राउंड के पॉइंट पर रखी है और इंस्ट्रूमेंट और रेंजिंग रॉड के बीच में ग्राउंड में क्या है, अनड्यूलेशन है, तब तो आप विद द हेल्प ऑफ चेन या टेप वो डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपके पास नॉर्मल एलिडेट के बजाय आपके पास टेलीस्कोपिक एलिडेट है तो आप टेक्योमेट्री के कंसेप्ट लगा करके क्या आप डिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। और यदि आप डिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं तो मुझे यह बताओ कि टेक्योमेट्री में डिस्टेंस के अलावा क्या हम लेवलिंग वर्क भी करते थे, मतलब क्या हम वहां पर डिफरेंट पॉइंट का इनडायरेक्टली लेवल भी डिटरमाइन कर लेते थे, आरएल। ठीक है, सो टेक्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि टेक्योमेट्री के थ्रू आप डिस्टेंस के साथ साथ लेवलिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि मैं उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर मैंने लेवलिंग स्टाफ रखा है, उसका आरएल भी डिटरमाइन कर सकता हूं। कब? जब मेरे पास प्लेन टेबल पर टेलीस्कोपिक एलिडेट है। मतलब कि उस टेलीस्कोपिक एलिडेट के थ्रू, जो कि एक टेलीस्कोप है जिसमें लगा हुआ है, तो टेक्योमेट्री में मैं लेवलिंग स्टाफ पे 3 रीडिंग्स लेता था और उन 3 रीडिंग के बेसिस पर मैं स्टाफ इंटरसेप्ट डिटरमाइन कर लेता था। और D = KS+C, यदि मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लेवलिंग स्टाफ के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, तो मैं D = KS+C फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस डिटरमाइन कर लेता था। और एलिवेशन भी मैं इजीली वहां पर डिटरमाइन कर सकता था। ये सब मैंने टेक्योमेट्री में देखा 4 केसेस। वही सेम कंसेप्ट आप यहां पर टेलीस्कोपिक एलिडेट में भी लगा सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? ओके। सो आजकल जो एलिडेट यूज किया जा रहा है वो टेलीस्कोपिक एलिडेट यूज किया जा रहा है। क्लियर है बात? ओके। नाउ प्लम बॉब। तो प्लम बॉब तो हमने देख लिया यहां पर किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट प्लेन टेबल में यूज होते हैं, इसका फंक्शन हमने समझ लिया कि ये होता क्या है। ठीक है, नाउ यदि हम बात करें आगे, देखिए किसी स्टूडेंट ने लिखा है, यहां पर लिखा है सेंटरिंग। सेंटरिंग का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे देखते हैं, जैसे हम देखते हैं थियोडोलाइट सर्वे, या हम देखते हैं लेवलिंग वाला सर्वे, जिसको हम लेवलिंग कह रहे हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो ग्राउंड का स्टेशन है उसी पॉइंट के ऊपर इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं। इसका मतलब उसको कहते हैं सेंटरिंग। क्या कहते हैं? सेंटरिंग। उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंस्ट्रूमेंट सपोज थियोडोलाइट है, तो उसके बबल ट्यूब को सेंटर में लाना, उसको हम कहते हैं लेवलिंग, जो कि अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, सो यही फंक्शन यहां पर भी होता है कि पहले लेवलिंग की जाती है, उसके बाद सेंटरिंग की जाती है। ठीक है, पहले की जाती है लेवलिंग, उसके बाद की जाती है सेंटरिंग। मतलब सबसे पहले आपकी जो प्लेन टेबल बोर्ड है उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल किया जाता है, उसको एकदम लेवल किया जाता है, एंड देन उसके बाद आप क्या करते हैं, जो कि ग्राउंड का स्टेशन है उसको शीट पर ड्रॉ करते हैं, शीट पर ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ यू फॉर्क और प्लम्बिंग फॉर्क। क्लियर बात? ओके। अब हम बात करते हैं इस पे बेस्ड कुछ मेथड्स की। इस पे बेस्ड कुछ मेथड्स की बात करते हैं, और मेथड के साथ साथ ही मैं आपको इस प्लेन टेबल का प्रिंसिपल भी हाथों हाथ बताते जाऊंगा। क्लियर? ओके, चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं मेथड्स की। मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल। जिसमें मैं फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं, और वो फर्स्ट मेथड है रेडिएशन। ये रेडिएशन मेथड को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं आपको। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कहां कहां ये एप्लीकेबल है। वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी एक और बार करते हैं यहां पे। चलिए, सपोज आपके पास प्लेन टेबल यहां पर प्लेस है ग्राउंड पे। ठीक है, ये ग्राउंड पर आपने प्लेन टेबल रखी। ओके, अब यहां पर आपके पास कोई ग्राउंड पे स्टेशन है, और इस स्टेशन पर आपने फिक्स कर दिया है किसको? रेंजिंग रॉड को। ठीक है, वैसे ही आपने एक और स्टेशन लिया यहां पर ग्राउंड पे, और वहां पर भी आपने फिक्स कर दिया रेंजिंग रॉड को।
सिमिलरली आपने यहाँ पर कोई एक स्टेशन लिया और यहाँ पर भी एक रेंजिंग रॉड को फिक्स कर दिया, ठीक है। सो ये 3 स्टेशन लिए आपने A B C और इस यहाँ पर आपने क्या कर दिया, रेंजिंग रॉड को फिक्स कर दिया। मतलब आपको ये इतने एरिया का सर्वे करना था, इतने एरिया का सर्वे करना था। हो सकता है यहाँ पर यदि कोई क्लोज बाउंड्री हो तो यहाँ पर हो सकता है कि आप और भी रेंजिंग रॉड ले सकें, ठीक है। यहाँ पर एक क्लोज लूप फॉर्म भी आप कर सकते हो। यदि आपको कोई एक ऐसा एरिया का सर्वे करना है जो एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है तो आप उसकी बाउंड्री पर रेंजिंग रॉड रख सकते हैं। तो आपको जिस भी एरिया का सर्वे करना है आप उसकी बाउंड्री पर क्या रखिए, रेंजिंग रॉड को रखते जाइए। ओके, सो सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड को रखा, यहाँ पर एक दूसरी रेंजिंग रॉड को रखा और यहाँ पर तीसरी रेंजिंग रॉड को रखा। यहाँ पर मैंने प्लेन टेबल रखी, प्लेस करी। सबसे पहले तो सेटिंग करा मतलब ट्राइपॉड के ऊपर प्लेन टेबल को मैंने सेट करा। उसके बाद उस प्लेन टेबल बोर्ड को मैंने लेवल करा विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल, ठीक है। उसके बाद मैंने जो ग्राउंड का पॉइंट है, ग्राउंड का पॉइंट मतलब कि जहां पर मैंने इसको सेट करा है, मैंने वहां पर उस पॉइंट पर, उस ग्राउंड के पॉइंट को यू फॉर्क की हेल्प से, सपोज ये पॉइंट मैंने यहां पर कंसीडर करा ग्राउंड पे, सपोज दिस पॉइंट इज कैपिटल डी। सो मैंने यू फॉर्क की हेल्प से इस कैपिटल डी पॉइंट को शीट पर ट्रांसफर करा और इसको मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल डी से। किससे डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल डी से। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि जब भी मैं ग्राउंड पॉइंट की बात करूंगा तो मैं कैपिटल से डिनोट करूंगा और जब भी उसको मैं शीट पे ट्रांसफर कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ यू फॉर्क तो मैं उसको स्मॉल से डिनोट करूंगा, ठीक है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से, स्मॉल लेटर से। क्लियर, ठीक है। सो यहां पे मैंने क्या करा, अब यहां पर मैंने ये इंस्ट्रूमेंट जिस पोजीशन पे मैंने रखा हुआ है, ये प्लेन टेबल जिस ग्राउंड स्टेशन पर मैंने रखी हुई है वो मैंने मार्क कर दिया यहां पर, वो क्या स्टेशन डी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डी पर रखना है आपको क्या, एलिडेट, और एलिडेट के थ्रू आपको यहां पर रखी, ए पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करना है, बी पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करना है, सी पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करना है और आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। मतलब कि इन स्टेशन ए बी सी से जो रेडिएशंस आ रही हैं उन रेडिएशंस को हमने यहां पर क्या कर दिया, उन रेडिएशन को के थ्रू हमने क्या कर दिया, लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सर इतनी बात समझ में आई है। अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको ये जो कैपिटल डी है जहां पर आपने इंस्ट्रूमेंट रखा है, ग्राउंड पॉइंट कैपिटल डी और कैपिटल ए, मतलब कि जहां पर आपने रेंजिंग रॉड को रखा हुआ है, कैपिटल डी और कैपिटल ए के बीच का डिस्टेंस आपको विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप मेजर कर लेना है। क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है। तो आप डी से ए का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, आप कैपिटल डी से कैपिटल बी का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, आप कैपिटल डी से कैपिटल सी तक का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो कुछ आया, जैसे कैपिटल डी और कैपिटल ए का डिस्टेंस 100 मीटर आया। सो आपने वहां पर एक स्केल अज्यूम कर ली। क्या स्केल अज्यूम कर लिया आपने ये स्केल अज्यूम कर ली कि आप 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर जो है, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर से शो करेंगे, ठीक है। सो यहां पर यदि आपके पास 10 मीटर मान लेता हूं, 10 मीटर से करेंगे, तो यहां पर यदि आपके पास 100 मीटर की लाइन है, डी और ए का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, तो आप उसको किससे शो करेंगे, 10 सेंटीमीटर से शो करेंगे। इसका मतलब ये डी से आपने 10 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट को मार्क कर दिया और ये पॉइंट आपको कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट आपको मिल रहा है स्मॉल ए। मतलब ये रेंजिंग रॉड की जो पोजीशन है कैपिटल है ऑन ग्राउंड, ये आपको कहां पे मिल गई, शीट पर मिल गई, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल ए से। सिमिलरली आपने डी से बी तक का डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस मेजर करा, डी से बी तक का, कैपिटल डी से कैपिटल बी तक का, और अगेन उसको यहां पर आपने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया और इसको हमने डिनोट करा स्मॉल बी से। सिमिलरली आपने क्या करा, सी को यहां पर डिस्टेंस को मेजर करा कैपिटल सी और कैपिटल डी के बीच का, और यहां पर आपने उस पॉइंट को भी क्या कर दिया, लोकेट कर दिया, ठीक है। सो यहां पर आपको क्या मिल गया, ए सी बी। ये जो एरिया, ग्राउंड का एरिया जो ये था आपके पास, ये जो देखिए ये ग्राउंड का एरिया, ये यहां से यहां तक का, ये ग्राउंड का एरिया यहां से यहां तक का, और ये ग्राउंड का एरिया यहां से यहां तक का। ये ग्राउंड का एरिया आपको कहां पर दिख रहा है, अब शीट पर दिख रहा है। ये ग्राउंड का एरिया अब आपको शीट पे दिख रहा है। अब आपको जो भी डिस्टेंस मेजर करना था, मान लीजिए आपको ये 2 डिस्टेंस मेजर करना थी यहाँ पर, ठीक है। सो ये पॉइंट आप क्या करिए, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है, इन दोनों का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए और बता दीजिए स्केल से फैक्टराइज करके कि ये ग्राउंड पर कितना डिस्टेंस है। मतलब जो भी सर्वे वर्क करना है, जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट है, जो भी क्वांटिटीज रिक्वायर्ड, वो आप कर सकते हो। सो रेडिएशन मेथड में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि यहाँ पर हमें चेन और टेप की हेल्प लग रही है।
डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमें चेन और टेप की हेल्प चाहिए यहाँ पर, और चेन और टेप की हेल्प चाहिए, इसका मतलब चेन और टेप के लिमिटेशन जो है वो यहाँ पर लगने वाले हैं। इसका मतलब कि कैपिटल डी और कैपिटल ए, कैपिटल डी कैपिटल बी, कैपिटल डी और कैपिटल सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, साथ ही इनके बीच में जो ग्राउंड है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, और साथ ही यहां पर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि आप चेनिंग मतलब डिस्टेंस इजीली मेजर कर पाएं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। तो ये लिमिटेशन है आपकी किसकी, रेडिएशन मेथड की। क्लियर है बात। अब रेडिएशन मेथड से आप क्या करते हैं मैक्सिमम, देखिए रेडिएशन मेथड में क्या है कि इंस्ट्रूमेंट मतलब प्लेन टेबल की पोजीशन जो है वो फिक्स रहती है, प्लेन टेबल की पोजीशन चेंज नहीं होती। किसी एक ही पोजीशन से मुझे क्या लेना है, डिफरेंट पॉइंट को साइड करना है और डिस्टेंस मेजर कर लेना है। इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन मुझे चेंज नहीं करना है। इसका मतलब कि यहां पर केवल मुझे एक ही बार ओरिएंटेशन करना है प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन एक ही बार करना है, मुझे बार बार ओरिएंट नहीं करना है, क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं। क्लियर है बात। यदि मैं इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज करता हूं, इसका मतलब मुझे अब प्रीवियस ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग न्यू पोजीशन का ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, जो कि मैं आगे देखने वाला हूं। क्लियर है ये कंसेप्ट आप लोगों को। नाउ अब मैं बात करता हूं सेकेंड मेथड, जो कि है आपकी इंटरसेक्शन मेथड। या चलो पहले हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैवर्सिंग की। क्यों ट्रैवर्सिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेडिएशन मेथड और ट्रैवर्सिंग मेथड दोनों लगभग एक जैसी मेथड्स हैं। फर्क कहां है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, प्लेन टेबल को यहां पर सेट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने प्लेन टेबल को यहां सेट करा, और सपोज ये जहां पर हमने सेट करा है ये पोजीशन जो है वो ग्राउंड पे कैपिटल ए है, और हमने यू फॉर्क की हेल्प से उसको शीट पे ड्रॉ कर लिया और इसको हमने बोला स्मॉल ए। क्लियर। अब मैंने क्या करा, यहां पर एक रेंजिंग रॉड को कंसीडर करा। सपोज दिस रेंजिंग रॉड इज बी। कहां पर है, बी पर है। अब देखिए पहले तो हेडिंग समझिए आप, ट्रैवर्सिंग हमने पढ़ा है। ट्रैवर्सिंग जो है आपके कितने टाइप्स के देखे थे हमने देखा था, एक तो चेन से ट्रैवर्स बनाते हैं आप। ट्रैवर्सिंग मतलब क्या, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। एक चेन से आप ट्रैवर्स बना रहे हैं, ट्रैवर्स फॉर्म कर रहे हैं। एक कंपास के थ्रू आप ट्रैवर्स फॉर्म कर रहे हैं, एक आप थियोडोलाइट के थ्रू ट्रैवर्स फॉर्म कर रहे हैं, और एक फॉर्म करते हैं आप प्लेन टेबल के थ्रू। तो जब मैं कंपास के थ्रू ट्रैवर्स फॉर्म करता हूं, तो मुझे पहले स्टेशन पर मैंने कंपास रखा, रेंजिंग रॉड रखी दूसरे स्टेशन पर, और बियरिंग नोट कर ली। देन सिमिलरली मैं रेंजिंग रॉड को प्लेस करते जाता हूं, कंपास को शिफ्ट करते जाता हूं, और बियरिंग्स में नोट करते जाता हूं। इसका मतलब पहले मैंने कंपास ए पर रखा है, फिर बी पर रखा, फिर सी पर रखा, और फिर डी पर रखा। मतलब कंपास हर स्टेशन पर रखते जा रहा हूं मैं। सिमिलरली मैं यहां पर भी प्लेन टेबल को हर स्टेशन पर रखते जाऊंगा। अब हो सकता है कि क्लोज ट्रैवर्स फॉर्म करना है मुझे, हो सकता है कि ओपन ट्रैवर्स फॉर्म करना है। यदि मैं क्लोज ट्रैवर्स फॉर्म कर रहा हूं, इसका मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट कर रहे हैं, और यदि ओपन ट्रैवर्स है मतलब मीट नहीं कर रहे हैं। तो सेम यहां पे भी प्लेन टेबल के थ्रू भी मैं ओपन ट्रैवर्स भी फॉर्म कर सकता हूं और क्लोज ट्रैवर्स भी फॉर्म कर सकता हूं। तो सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस मुझे बनाना है। ओके, सो यहां पर हमने क्या करा, ए पर सबसे पहले प्लेन टेबल को सेट करा, लेवल कर लिया, सेंटरिंग कर ली, उसके बाद एली डेड रख करके ए पर सबसे पहले बी पर रेंजिंग रॉड को हमने साइड करा, और एक लाइन यहां पर हमने ड्रॉ कर ली। फिर क्या करा, फिर हमने कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच का ग्राउंड डिस्टेंस देखा। ग्राउंड डिस्टेंस को स्केल से हमने रिड्यूस करा, और यहां पर मार्क कर दिया, सपोज दिस पॉइंट इज स्मॉल बी। ये कौन सा पॉइंट है, कैपिटल बी वाला जो पॉइंट है, हमें शीट पर कैसे दिख रहा है, स्मॉल बी से हमने रिप्रेजेंट करा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस प्लेन टेबल को उठा करके बी पर रखना है, और इस तरीके से रखना है कि जो स्मॉल बी वाला पॉइंट है ये जस्ट अबव हो कैपिटल बी के। जो स्मॉल बी वाला पॉइंट है वो जस्ट अबव हो कहां पे, कैपिटल बी के। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट को ग्राउंड पे क्या करना है, शिफ्ट करना है। ठीक है, या ये बोले कि ग्राउंड पे ऑलरेडी पॉइंट है, इंस्ट्रूमेंट पे भी ऑलरेडी पॉइंट है, अब हमें चेक करना है, मतलब प्लेन टेबल को इस तरीके से प्लेस करना है कि ये दोनों पॉइंट जो है वो कॉइंसाइड हो जाए। क्लियर है। सो प्लेन टेबल को हमने क्या करा, यहां पर प्लेस कर दिया, बी पर ये प्लेस करा। यहां पर क्या क्या पॉइंट दिख रहे हैं आपको, एक तो ये आपको स्मॉल बी दिख रहा है, और दूसरा आपको यहां पर दिख रहा है स्मॉल ए। क्या दिख रहा है, स्मॉल ए। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए
यहां पर मान लीजिए आपके पास एक और रेंजिंग रॉड है, यहां पर एक और रेंजिंग रॉड है जो कि आपके पास है पॉइंट कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल सी, ठीक है। कैपिटल सी पर आपने रेंजिंग रॉड को रखा, फिर एलिडेट के थ्रू आपने साइट करा, ये आप साइट कर रहे हैं, एलिडेट के थ्रू आपने साइट करा, डिस्टेंस मेजर करी बी और सी के बीच की, स्केल से रिड्यूस करा और पॉइंट यहां पर मार्क कर दिया, सपोज दिस पॉइंट इज स्मॉल सी। कैपिटल सी को किससे रिप्रेजेंट करा हमने यहां पर, स्मॉल सी से शीट पर, ठीक है। अब प्लेन टेबल को यहां से उठा करके कहां पर रखना है, कैपिटल सी पर रखना है, और इस तरीके से रखना है कि जो स्मॉल सी वाला पॉइंट है वो जस्ट अबव कैपिटल सी के। क्लियर, उठा के रखा हमने यहां पे, देखिए, ठीक है। क्या क्या पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो आपको यहां पर स्मॉल बी दिख रहा है, एक आपको यहां पर स्मॉल ए दिख रहा है, ठीक है, और यहां पर आपको दिख रहा है स्मॉल सी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपने सपोज यहां पर कोई स्टेशन पर कैपिटल डी पर आपने एक रेंजिंग रॉड रखी है, अगेन आपने साइट करा इसको एलिडेट के थ्रू, और ये डिस्टेंस आपने ग्राउंड पे मेजर करके ये पॉइंट मार्क कर दिया स्मॉल डी। क्या पॉइंट मार्क कर दिया, स्मॉल डी। क्लियर। अब आप क्या कर सकते हैं, इस टेबल को उठा करके यहां पर रख सकते हैं, और इस तरीके से आप रख सकते हैं कि जो स्मॉल डी है वो कैपिटल डी के जस्ट अबव हो। दिस इज स्मॉल डी, दिस इज स्मॉल सी, स्मॉल बी एंड स्मॉल ए। अब यहां पर यदि ये क्लोज ट्रेवर्स है तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, डी पर आप रखिए एलिडेट को, आप साइट करिए ए पर रखिए रेंजिंग रॉड को, और आप चेक करिए क्या ये लाइन जो है ये यहीं से पास हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। एक तो ये चेक करिए, दूसरा ये डिस्टेंस, ये जो शीट पर डिस्टेंस दिख रहा है स्मॉल डी और स्मॉल ए का, ये डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए शीट पर। स्केल आपको पता है क्योंकि आपने स्केल कंसीडर कर चुके हो ऑलरेडी। आप स्केल से आप इसको क्या करिए, ग्राउंड पे डिस्टेंस डिटरमाइन कर लीजिए और चेक करिए क्या कैपिटल डी और कैपिटल ए के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है या नहीं है। तो यहां से आपको एक चीज तो ये समझ में आ जाएगी कि यदि ये लाइन जो है ये ए से ही पास हो रही है, इसका मतलब आपका जो ओरिएंटेशन होते हुए आया है हर स्टेशन पर वो तो करेक्ट है। साथ ही यदि डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ट्रू आ रही है, इसका मतलब कि आपने कहीं पर भी डिस्टेंस में भी कोई एरर नहीं करा है। तो आपकी दोनों चीजें जो है वो यहां से चेक हो जाएगी। मतलब एक तरीके से ये जो डीए लाइन है ये आपके इस ट्रेवर्स की एक्यूरेसी को चेक कर लेगी एक तरीके से। क्या पॉइंट क्लियर, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ट्रेवर्सिंग, तो यहां पर हमने क्या करा, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस बनाया, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन बनाया, हर स्टेशन पर प्लेन टेबल को सेट करा, प्लेस करा, ओरिएंट करा, ठीक है, सेंटर करा, लेवल करा। क्लियर है बात। सो ये आपकी मेथड हो गई ट्रेवर्सिंग वाली। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को, ट्रेवर्सिंग और रेडिएशन ये दोनों मेथड सभी को क्लियर है। दोनों मेथड में सिमिलरिटी क्या है, दोनों मेथड में सिमिलरिटी ये है कि यहां से इस वाली मेथड में, रेडिएशन मेथड में, हमने कैपिटल डी और कैपिटल ए के बीच का डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप मेजर करा। इसका मतलब चेन और टेप के जो लिमिटेशंस हैं वो इस मेथड में लग रहे हैं। साथ ही हम यदि यहाँ ट्रेवर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर भी हमने कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी के बीच का जो डिस्टेंस है, ग्राउंड डिस्टेंस है, वो भी हमने चेन और टेप की हेल्प से मेजर करा है। इसका मतलब यहाँ पर भी वही सेम लिमिटेशन लगने वाले हैं, वही सेम लिमिटेशन यहाँ पर भी लगने वाले हैं। फर्क क्या है, फर्क यह है कि यहां पर प्लेन टेबल एक ही पोजीशन पे था, इस प्लेन टेबल को एक ही स्टेशन पर हमने सेट करा था, ग्राउंड स्टेशन पर, और उसी स्टेशन के थ्रू सारी लाइंस का हमने क्या कर लिया था, सारी लाइंस को, सारे पॉइंट्स को लोकेट कर दिया था, मार्क कर दिया था। वहीं ट्रैवर्सिंग में आपको हर प्लेन टेबल को हर स्टेशन पर जाकर के क्या करना है आपको, जैसे यहां पर मान लीजिए कि आपने इस प्लेन टेबल को क्या करा, पहले लेवल करा, सेंटर करा, ओरिएंट करा, उसके बाद उठा करके आपको यहां पर ले जाना है प्लेन टेबल को। तो यहां पर भी आपको वापस करना पड़ेगा लेवल, सेंटर एंड देन ओरिएंट। वैसे ही आपको यहां पर भी करना पड़ेगा, वैसे ही यहां पर करना पड़ेगा। इसका मतलब कि यहां पर एक तरीके से मैं आपको यह बोलूं कि यहां पर देखिए, यहां पर मान लीजिए कि आपके पास कोई बाउंड्री थी, इस एरिया की ये बाउंड्री थी, या ये मान लीजिए कि यहां पर कोई ट्री था, और इस ट्री और इस मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक पोल था, ट्री और इलेक्ट्रिक पोल की पोजीशन को आपको यदि मार्क करना था शीट पर, तो आपने मार्क करा विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन मेथड। लेकिन यहां पर इस मेथड में आप जो मार्क कर रहे हैं पॉइंट, वो नेक्स्ट स्टेप में आपके इंस्ट्रूमेंट की ही पोजीशन है। देखिए
यहां पर मैंने बी की पोजीशन यहां मार्क करी, तो क्या मैंने इंस्ट्रूमेंट को उठा करके बी पर रखा? नहीं। यहां पर मैंने बी की पोजीशन मार्क करी, इसका मतलब मैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को ही मैं यहां पर डिटरमाइन कर रहा हूं कि मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट मुझे ग्राउंड के किस पॉइंट पर रखना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो ये दोनों में क्या है डिफरेंस है। यहां पर जिस भी ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग करना है उससे डायरेक्टली हम रे लेकर क्या डिस्टेंस मेजर करके मार्क कर देते हैं पॉइंट को, बट यहां पर हमने अभी बस ट्रेवर्स फॉर्म करा है। अब ट्रेवर्स यदि फॉर्म करा है और मान लीजिए यहां पर कोई अब बिल्डिंग है आपके पास, यहां पर इतने एरिया में कोई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग की आपको क्या करना थी, बिल्डिंग की आपको जो है बाउंड्री को लोकेट करना था, तो अब आप यहां से परपेंडिकुलर ऑफसेट ले सकते हैं। ठीक है, यहां से आप परपेंडिकुलर ऑब्लिक ऑफसेट जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। क्लियर है बात? सो ये दोनों मेथड में डिफरेंस। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करता हूं मैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन मेथड देखने के बाद फिर हम देखेंगे रिसेक्शन मेथड, और उसके पहले हम देखेंगे ओरिएंटेशन कैसे करना है। ओके, सो इंटरसेक्शन मेथड देखते हैं। देखिए, अब कुछ लिमिटेशन थी हमारी रेडिएशन मेथड में। वो लिमिटेशन क्या थी कि हम चेन और टेप की हेल्प से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो चेन और टेप की जो लिमिटेशन है वो वहां पर भी लग रही है। उस लिमिटेशन को हटा देते हैं। तो हमने कौन सी मेथड यूज करी? इंटरसेक्शन मेथड यूज करी। देखिए क्या होता है इस मेथड में। मान लीजिए आपके पास कोई यहां पर एक रेंजिंग रॉड है ए पॉइंट, ठीक है, और यहां पर एक और रेंजिंग रॉड है जिसको हम बोल रहे हैं कैपिटल बी स्टेशन या बी पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर मैंने रखा एक प्लेन टेबल को, मैंने यहां पर रखा किसी एक पोजीशन पे, ग्राउंड पोजीशन पे। ठीक है, ओके। सपोज ये जो पोजीशन है, सपोज ये पोजीशन जो है ये ग्राउंड पे कैपिटल सी है, जो कि मैंने U4 की हेल्प से शीट पर मार्क कर दिया पॉइंट को, और ये पॉइंट है स्मॉल सी। क्या है? स्मॉल सी। सर विच इज मोर एक्यूरेट? बेटा एक्यूरेसी ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते हम। ठीक है, एक्यूरेसी डायरेक्टली नहीं बता सकते। देखिए यहां पर एक्यूरेसी, अभी मैं इंटरसेक्शन मेथड की बात करूं आपसे, तो देखिए यहां पर मुझे चेन और टेप की हेल्प से डिस्टेंस मेजर करना पड़ रही है। इसका मतलब चेन और टेप की हेल्प से मैं ज्यादा एरिया का डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाऊंगा, या मैं ये बोलूं कि चेन और टेप की हेल्प से मुझे जो भी एरर मेरे आ रहे थे, मान लीजिए कि जिस फील्ड पर आपने मेजरमेंट लिया वहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन नहीं थी, तो चेन में एरर आएगा, तो वो एरर भी आ सकता है इसमें। बट यहां पर इंटरसेक्शन मेथड में मैं ये डिस्टेंस जो है ये मेजर नहीं करता हूं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। ये डिस्टेंस में मेजर नहीं करता हूं। हर मेथड का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, पहले इसको समझो ये इंटरसेक्शन मेथड है क्या। देखिए मैंने ए पर रखा रेंजिंग रॉड को और बी पर भी रखा रेंजिंग रॉड को, सी पर मैंने रखा इंस्ट्रूमेंट को, और मैंने क्या करा, एलिडेट के थ्रू ए पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करा, ये मैंने साइड कर लिया। ठीक है, बी पर रखी रेंजिंग रॉड को भी मैंने क्या करा, साइड करा, ये साइड कर लिया। ठीक, ओके, इस पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूं बी, दिस इज स्टेशन बी। नाउ अब मुझे क्या करना है, मेरे को डिस्टेंस मेजर नहीं करना है कैपिटल सी और कैपिटल ए का, कैपिटल सी और कैपिटल बी का, ये डिस्टेंस मुझे मेजर नहीं करना है। यदि ये डिस्टेंस मैं मेजर करता हूं तो वो तो रेडिएशन मेथड होगी, बट यहां पर इंटरसेक्शन मेथड है तो ये डिस्टेंस मुझे मेजर नहीं करना है। तो फिर मेरे को ये पॉइंट ए को मैं यहां पर कैसे मार्क करूंगा, ये पॉइंट बी को मैं शीट पर कैसे मार्क करूंगा, ये मुझे देखना है। तो देखिए यहां पर क्या करना है मुझे, यहां पर एक और जगह मुझे रेंजिंग रॉड को फिक्स करना है। देखिए मैंने यहां पर एक स्टेशन लिया और सपोज दिस स्टेशन इज डी, इस स्टेशन पर मैंने रेंजिंग रॉड को फिक्स करा और इस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन पर मैंने एलिडेट रख करके इस रेंजिंग रॉड को साइड करा। एलिडेट रख करके मैंने क्या करा, रेंजिंग रॉड को साइड करा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं ये कैपिटल सी पॉइंट और कैपिटल डी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है ग्राउंड डिस्टेंस, वो मैं मेजर करूंगा विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, ठीक है। सो ये मैंने केवल ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मैं कैपिटल सी से कैपिटल ए के डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैपिटल सी से कैपिटल बी के डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इतनी बात कर रहा हूं कि कैपिटल सी से कैपिटल डी तक का डिस्टेंस जो है वो मैंने मेजर करा विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब क्या करना है, इस डी पॉइंट को यहां पर सबसे पहले तो मार्क कर देना है।
क्योंकि मैं स्केल से रिड्यूस करके क्या कर सकता हूँ, मार्क कर सकता हूँ ना। सो ये सपोज मेरे पास ये लाइन आ गई सी डी, ठीक है, ये लाइन मेरे पास क्या आ गई सी डी। अब इसके बाद मुझे इस प्लेन टेबल को उठा करके इस तरीके से डी पर प्लेस करना है कि जो स्मॉल डी है ये जस्ट अबव हो जाए कैपिटल डी के। सो मैंने यहां से प्लेन टेबल को उठाया और रखा यहां पर, और इस तरीके से रखा, इस तरीके से रखा कि यहां पर मुझे क्या मिल गया, यहां पर मिल गया मुझे स्मॉल डी, दिस इज स्मॉल डी। सो मुझे यहां पर क्या क्या दिख रहा है, यहां पर मुझे क्या क्या दिख रहा है, एक तो मुझे पॉइंट दिख रहा है यहां पर सी, स्मॉल सी, फिर यहां पर मुझे एक लाइन दिख रही है, साथ ही मुझे एक लाइन यहां पर दिख रही है, ठीक है, एक लाइन मुझे यहां पर दिख रही है। इतनी चीजें मुझे यहां पर दिख रही है, सी से डी तक का ये मैंने एक लाइन ऑलरेडी यहां पर मार्क कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे वापस ए पर रखी रेंजिंग रॉड और बी पर रखी रेंजिंग रॉड को अब इस पोजीशन से साइड करना है, इस पोजीशन से क्या करना है, साइड करना है। लेकिन उसके पहले देखिए यहां पर मुझे इस प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, इस प्लेन टेबल का क्या करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। तो ओरिएंटेशन अभी नेक्स्ट टॉपिक में बता रहा हूं, अभी बस ये समझो कि जैसा यहां पर कंडीशन है प्लेन टेबल की, वैसी की वैसी कंडीशन आपको यहां पर रखना है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है सीडी लाइन, ये सीडी लाइन ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। ये लाइन जो है ये इसके बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि हमने यहां पर ओरिएंट प्रॉपर करा है। यदि मैं प्लेन टेबल को उठा करके ऐसे रख दूं तो इसका मतलब ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, मुझे ओरिएंटेशन प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये मानो कि यहां पर ओरिएंट हो चुकी है प्लेन टेबल, क्लियर। नाउ अब ए पर रखी रेंजिंग रॉड को मैंने डी पर एलिडेड रख करके साइड करा, तो देखिए मैं साइड कर रहा हूं इसको, ये मैंने साइड करा, इस पॉइंट को थोड़ा सा यहां पर बना देता हूं, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बी पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करा, ये मैंने साइड कर लिया, ठीक है। देखिए जब मैंने सी पर एलिडेड रखा था और ए पर रेंजिंग रॉड को साइड करा था तो मुझे ये वाली लाइन मिली थी। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट को डी पर रखा है और ए पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करा, तो ये प्रीवियस लाइन को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और यही मेरा जो पॉइंट है ये है स्मॉल ए, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल ए को, कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली जब मैंने सी पर इंस्ट्रूमेंट रखा था और एलिडेड के थ्रू बी पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करा था तो मुझे ये वाली लाइन मिली थी। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है डी पर, मतलब प्लेन टेबल रखी है डी पर और एलिडेड रखा है डी पर और साइड करा है रेंजिंग रॉड बी पर, तो यहां पर मुझे ये प्रीवियस लाइन को कट करती हुई, यहां पर ये नेक्स्ट लाइन जो है ये प्रीवियस लाइन को कट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, और ये पॉइंट मुझे कौन सी लोकेशन दे रही है, स्मॉल बी की लोकेशन दे रही है। इसका यह मतलब हुआ कि जो ग्राउंड पर कैपिटल ए और कैपिटल बी पॉइंट थे वो मैंने बिना सी और ए और बिना सी और बी के डिस्टेंस मेजरमेंट के भी मैंने ये पॉइंट को शीट पर मार्क कर दिया है, जो कि क्या किससे रिप्रेजेंट करा है मैंने, स्मॉल ए और स्मॉल बी से। मतलब कि मुझे ये डिस्टेंस सी से ए तक की ग्राउंड डिस्टेंस मेजर करने की नीड नहीं पड़ी, उसके अलावा सी से बी तक का ग्राउंड डिस्टेंस मैंने मेजर नहीं करा। अब ग्राउंड डिस्टेंस मैंने विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप मेजर नहीं करा है, इसका मतलब यह हुआ कि अब सी से ए तक का जो डिस्टेंस है वो हो सकता है ग्राउंड पे काफी ज्यादा हो, जो कि यहां पर पॉसिबल नहीं था। यहां पर ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे थे, इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है कैपिटल सी और कैपिटल ए का, ये काफी, नॉट कैपिटल सी, डी, कैपिटल डी जहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा है, कैपिटल डी और ए का ये डिस्टेंस काफी कम था, ठीक है। लेकिन यहां पर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आपको एक लिमिटेड लेंथ तक के ऑब्जेक्ट को ही साइड करना है, यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। यहां पर हो सकता है कि ये बहुत बड़े एरिया का सर्वे भी आप इस मेथड से कर पाओ, लेकिन इस मेथड से, रेडिएशन मेथड से आप छोटे एरिया का ही सर्वे कर पाते हैं। पॉइंट क्लियर है। दूसरा यहां पर कैपिटल डी जो कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन था और कैपिटल ए के बीच में ग्राउंड जो है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, ग्राउंड जो है बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि हम विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप मेजरमेंट ले रहे हैं। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर कैपिटल सी और कैपिटल ए के बीच का डिस्टेंस हमने मेजर नहीं करा है। इसका मतलब यदि यहां पर ग्राउंड अंड्यूलेटेड भी है
तो भी हम इस पॉइंट को ए और बी को यहां पर लोकेट कर सकते हैं किस मेथड से, इंटरसेक्शन मेथड से। इसका मतलब कि यहां पर यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यहां पर यदि कोई रिवर है, मान लीजिए ये क्या है, कोई रिवर है, तो मैं यदि आपसे ये पूछूं कि ये रिवर जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन है किसमें, चेनिंग में, लेकिन रेंजिंग में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। रेंजिंग में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, रेंजिंग मतलब कि आप यहां से साइड कर पा रहे हैं इजीली, ठीक है। सो यदि मैं डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहा हूं, ये जो रिवर है ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो भी मैं इस पॉइंट को ए और बी को यहां पर शीट पर लोकेट कर सकता हूं इस मेथड के थ्रू, इंटरसेक्शन मेथड के थ्रू। और इस इंटरसेक्शन मेथड के मैं थ्रू कर पा रहा हूं, तो बस मैंने एक क्या करा, मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को दो पोजीशन पे सेट करा है, एक सी पर और दूसरा डी पर। इसके अलावा सी और डी की जो पोजीशन है वो मैंने इस तरीके से सेट करी है, इस तरीके से चूज करी है कि मैं सी और डी के बीच का डिस्टेंस जो है वो इजीली डिटरमाइन कर पाऊं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। साथ ही सी और डी के बीच की जो ग्राउंड हो बिल्कुल फ्लैट हो, तभी तो मैं डिस्टेंस डिटरमाइन कर पाऊंगा। इसका मतलब कि मुझे इंस्ट्रूमेंट को दो पोजीशन पे सेट करना है और ये वाली जो लाइन है सी डी, इसको विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप मेजर करना है। इस वजह से मैं इस लाइन को कहता हूं दिस इज बेस लाइन। क्या कह रहा हूं, बेस लाइन। ये लाइन कौन सी, बेस लाइन। और यही लाइन का जो डिस्टेंस हमने मेजर करा सी डी, मान लीजिए 100 मीटर था, जिसको मैंने रिप्रेजेंट करा 10 सेंटीमीटर से, तो पूरी शीट के लिए वही मेरी स्केल एप्लीकेबल रहेगी, पूरी शीट के लिए वही स्केल मेरी एप्लीकेबल रहने वाली। जैसे कि यहां पर हमने क्या करा था, सी डी और ए के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया था ग्राउंड पे, उसको रिड्यूस करा था एंड देन फिर हमने वही स्केल को फॉलो करा था। वैसे ही यहां पर केवल एक ही डिस्टेंस मुझे मेजर करना है और वही डिस्टेंस मेरी उस शीट की स्केल को क्या कर देगी, रिप्रेजेंट कर देगी। क्लियर है बात, बात क्लियर। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा है एक बेस लाइन, यहां पर आपको दिख रही है एक बेस लाइन, और साथ ही यहां पर जो दूसरी लाइंस है, क्या आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि ये जो है ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है? क्या ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, कर रही है ट्राइंगल फॉर्म? तो जब भी मैं ट्राइंगुलेशन मेथड पढ़ता हूं, तो ट्राइंगुलेशन मेथड में मैं क्या करता हूं, ट्राइंगुलेशन मेथड में मैं सपोज यहां पर ट्राइंगुलेशन मेथड में क्या करता हूं कि जो पूरा एरिया है उसको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करता हूं। क्या करता हूं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करता हूं, लेकिन ये जो कंट्रोल स्टेशंस होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस काफी किलोमीटर्स में होता है, काफी किलोमीटर्स में होता है। तो वहां पर इतना आसान नहीं होता है कि मैं ए से बी का डिस्टेंस मेजर कर पाऊं, बी से सी का डिस्टेंस मेजर कर पाऊं। ये कब की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं बात बता रहा हूं जब ईडीएम इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ईडीएम इंस्ट्रूमेंट नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिकली मैं ए से बी तक का डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहा था। तब उस केस में मैंने क्या करा, केवल मेरे पास एक ही चीज अवेलेबल थी, वो है चेन और टेप। तो चेन और टेप की हेल्प से ही मुझे डिस्टेंस मेजर करना पड़ता था किलोमीटर्स में, ठीक है। सो बेटर वहां पर क्या रहा, वहां पर यह रहा कि आप इतनी डिस्टेंस मेजर ना करते हुए केवल आप ए से सी तक का डिस्टेंस मेजर करो, और साथ ही आप बस यहां पर ये 3 एंगल मेजर कर लो। क्या करो, ये 3 एंगल मेजर कर लो। अब आप साइन रूल लगा करके इन 3 एंगल और एक साइड के बेसिस पर आप ये रिमेनिंग 2 साइड निकाल सकते हैं इजीली, ए बी एंड बी सी। ये 2 साइड आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। और यही प्रिंसिपल किसका है, ट्राइंगुलेशन का प्रिंसिपल है, ट्राइंगुलेशन का यही प्रिंसिपल है। और यदि ये ट्राइंगुलेशन का प्रिंसिपल है, तो ये जो फर्स्ट एसी जो लाइन है जिसका डिस्टेंस मैं डायरेक्टली फील्ड पे निकाल लेता हूं, इस लाइन को मैं कहता हूं बेस लाइन। क्या कहता हूं, बेस लाइन। और यहां पर भी इस लाइन को मैं क्या कह रहा हूं, बेस लाइन कह रहा हूं। और यहां पर भी मुझे ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब इस मेथड, इंटरसेक्शन मेथड को मैं ग्राफिकल ट्राइंगुलेशन मेथड भी कहता हूं। क्या कहता हूं, ग्राफिकल ट्राइंगुलेशन मेथड। क्या कहता हूं, ग्राफिकल ट्राइंगुलेशन मेथड। बोलो पॉइंट क्लियर है? तीनों मेथड आप लोगों को क्लियर है? तीनों मेथड समझ में आया? एक एक थम्स अप कर दो इसके लिए। पॉइंट क्लियर?
2 स्टूडेंट को ही पॉइंट क्लियर, बस लिमिटेशन भी बताई बेटा मैंने, तो सब चीजें समझा दी आपको एक एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 मेथड आप लोगों को क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा रिसेक्शन मेथड की, बट रिसेक्शन मेथड के पहले मैं ओरिएंटेशन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? ओरिएंटेशन की। सो ओरिएंटेशन हम समझते हैं ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। वैसे मैं मतलब ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट 2 मेथड से किया जाता है। एक तो होता है ट्रफ कंपास से और दूसरा होता है बैक साइटिंग से। किससे? बैक साइटिंग से। या क्लियर है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग डालते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। देखिए सबसे पहले मैं देखने जा रहा हूं बाय ट्रफ कंपास। बाय ट्रफ कंपास। बाय ट्रफ कंपास। और सेकंड में देखूंगा बाय बैक साइटिंग। बाय बैक साइटिंग। बाय बैक साइटिंग। ये 2 देखने वाला हूं मैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बाय ट्रफ कंपास। ठीक है, सपोज यहां पर मैंने कोई प्लेन टेबल को प्लेस करा है। यहां पर मेरे पास कोई प्लेन टेबल है, यहां पर कहीं पर रेंजिंग रॉड मैंने प्लेस करी। सपोज ये प्लेन टेबल जो है वो सी पॉइंट पर है या ए पॉइंट पर है, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल ए से शीट पर। यहां पर कोई रेंजिंग रॉड है बी पर, ठीक है, और यहां पर कोई रेंजिंग रॉड है जो कि किस पर है? डी पर। ठीक है, क्या करते हैं यहां पर सबसे पहले यहां पर मैं रखूंगा एक ट्रफ कंपास को। किसको? ट्रफ कंपास को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ सबसे पहले तो मैंने ये जो प्लेन टेबल का बोर्ड है इसको ट्राइपॉड पे सेट करा, उसकी प्रॉपर लेवलिंग कर ली, देन उसकी सेंटरिंग करी मतलब ग्राउंड के पॉइंट को कहां पर मार्क करा? शीट पे मार्क करा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर रख रहा हूं ट्रफ कंपास, और ट्रफ कंपास के थ्रू मैं निडल को 0 पोजीशन पे ला रहा हूं। किसको ला रहा हूं? निडल को 0 पोजीशन पे ला रहा हूं। मान लीजिए निडल जो है वो इस पोजीशन में 0 पोजीशन पे आई। ट्रफ कंपास अभी आपने देख लिया, ठीक है। ट्रफ कंपास क्या होता है? इस पोजीशन में जो निडल है वो 0-0 रीडिंग शो कर रही है। क्या शो कर रही है? 0-0 रीडिंग। इसका मतलब कि ये जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल है? मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रही है। क्लियर बात? ओके। नाउ अब मुझे जो भी इसको साइड करना था एलिडेट के थ्रू, मैंने साइड करा और सपोज रेडिएशन मेथड है तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करके पॉइंट भी मार्क कर दिया जो कि स्मॉल बी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? स्मॉल बी से। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या करा? अब मैंने यहाँ पर डी को साइड करा, ये डी को मैं साइड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने डिस्टेंस मेजर करा और यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल डी से। मतलब मैं एक तरीके से रेडिएशन मेथड जो है वो यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक तरीके से, केवल इतने पोर्शन में। ओके, अब मान लीजिए कि आपको इस प्लेन टेबल को उठा करके यहाँ पर रखना था डी पर। ठीक है, आपको प्लेन टेबल उठाकर कहाँ पर रखना था? डी पर रखना था, और इस तरीके से रखना था कि ये जो स्मॉल डी है ये कैपिटल डी के जस्ट अबव हो जाए। सो आपने क्या करा? प्लेन टेबल को यहाँ पर उठाया और रख दिया आपने कहां पर? स्मॉल डी को जस्ट अबव कैपिटल डी। ठीक है, अब हो सकता है कि ये आपने रखा है प्लेन टेबल को, हो सकता है कि आप प्लेन टेबल ऐसे भी तो रख सकते हैं, ये प्लेन टेबल ऐसे भी तो रख सकते हैं, लेकिन डी तो जस्ट अबव कैपिटल डी ही रहेगा। ऐसे भी रख सकते हो आप, इसको ऐसे भी रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो, बट मुझे ओरिएंट प्रॉपर करना है। ओरिएंट प्रॉपर इसलिए करना है क्योंकि मेरी ये जो लाइन है एडी लाइन, ये जो यहां पर एडी लाइन अभी रहेगी इसके जस्ट पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जस्ट पैरेलल होना चाहिए। या मैं ये बोलूं कि ये जो ए बी लाइन है और यहां पर जो ए बी लाइन है ये आपस में दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए। यदि ये पैरेलल है तभी जाके ये ओरिएंटेशन प्रॉपर है। इसका मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कौन सी मेथड देख रहा हूं? मैं सबसे पहली मेथड देख रहा हूं बाय ट्रफ कंपास।
सो यहाँ पर मेरे को ट्रफ कंपास को वापस प्लेस करना पड़ेगा इस निडल पे, और प्लेन टेबल को मुझे रोटेट करना पड़ेगा कब तक, जब तक कि इस वाली पोजीशन पर निडल जो है वो वापस 0 0 आपकी रीडिंग नहीं दे देती। प्लेन टेबल की वो पोजीशन जहां पर आपकी निडल कुछ इस तरह पर रखने पर 0 0 रीडिंग शो कर रही है, इसका मतलब प्लेन टेबल जो है वो प्रॉपरली ओरिएंट हो चुकी है, और ये जो ए बी लाइन है ये ए बी लाइन के क्या है, पैरेलल होगी। ठीक है, ए बी लाइन के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर हमें प्रिंसिपल समझ में आ गया। प्लेन टेबल का जो प्रिंसिपल वो ये है कि ओरिएंटेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, और ओरिएंटेशन प्रॉपर होने के कारण ये जो लाइंस है ये आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब जो पैरेललिज्म है वो इस प्लेन टेबल का प्रिंसिपल है। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो ये तो आपने ओरिएंट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास आपने ओरिएंट कर लिया। अब मान लीजिए कि ये प्लेन टेबल आपकी एसी ग्राउंड की पोजीशन पर है, जहां पर कोई पास में से इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है। अब इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है तो उसकी कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपके ट्रफ कंपास की नीडल को डिविएट कर सकती है। क्या कर सकती है, डिविएट कर सकती है। मतलब कि जो निडल एग्जैक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करना चाहिए था, वो उस लोकल अट्रैक्शन के कारण, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, वो एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो नहीं करेगा। तो यहां पर आपका ओरिएंटेशन जो है वो गड़बड़ा जाएगा, और ओरिएंटेशन यदि गड़बड़ा गया इसका मतलब ए बी लाइन अब इस ए बी लाइन के पैरेलल नहीं है। यदि ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो दोनों लाइन पैरेलल होगी, लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो ये लाइन जो है ये क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब मैं इस केस में कब, जब यहां पर कोई लोकल अट्रैक्शन है तो मैं ट्रफ कंपास की हेल्प नहीं ले सकता ओरिएंट करने के लिए, तो मैं जाता हूं किस पर, बैक साइटिंग पर। किस पे जाता हूं, बैक साइटिंग पर। सो बैक साइटिंग में क्या करना है मुझे, देखो वापस बैक साइटिंग में मुझे क्या करना है। बैक साइटिंग में मुझे ये करना है कि सबसे पहले तो मैंने क्या करा, ए से बी को साइड करके ये पॉइंट मार्क कर लिया, ए से डी को साइड करके ये पॉइंट भी मैंने मार्क कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये ए बी लाइन ऑलरेडी अवेलेबल, ए डी लाइन नॉट ए बी, ए डी लाइन, ए डी लाइन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, अवेलेबल है। अब क्या करो, आप इस ए डी लाइन पर एलिडेट को फिक्स कर दो। इस एडी लाइन पर एलिडेट को फिक्स कर दो। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर जो प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है, तो आपका जो एलिडेट है वो यहाँ पर कुछ इस देखिए, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। आपका मान लीजिए प्लेन टेबल जो है वो कुछ इस तरीके से आपने ओरिएंट कर दिया, कहाँ पर, डी स्टेशन पर, कि आपका ए पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, डी पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, और बी पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पर रखा एलिडेट को, इस वाली लाइन पर किसको रखा आपने, एलिडेट को रखा, इस वाली लाइन पर एलिडेट को रखा, और आपने डी से वापस ए पर रेंजिंग रॉड को फिक्स करा। ए पर वापस रेंजिंग रॉड को फिक्स करके आपने इस लाइन के करस्पॉन्डिंग देखा, आपको क्या ए पर रखी हुई रेंजिंग रॉड दिखेगी, नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्लेन टेबल को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप इस पोजीशन पे लाए, अब आप इस एलिडेट के थ्रू ए पर रखी रेंजिंग रॉड को क्या कर पा रहे हैं, साइड कर पा रहे हैं। तो आपको इस प्लेन टेबल को कब तक रोटेट करना है, जब तक आपको ए पर रखी रेंजिंग रॉड इस वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग विजिबल ना हो जाए। मतलब कि ये जो लाइन जो ऑलरेडी आपने ड्रॉ कर ली थी ए से डी वाली, अब आप उसको बैक साइड कर रहे हो, वापस देख रहे हो। अब आप डी से ए को देख रहे हो, कहां से देख रहे हो आप, डी से ए को देख रहे हो, जो कि ऑलरेडी प्लॉटेड पॉइंट है, ऑलरेडी प्लॉटेड पॉइंट। अरे ए डी ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं ना, हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। यदि मैं ए से डी को देख रहा हूं, इसका मतलब ये जो साइट है ये फॉरवर्ड साइट है, और यदि मैं डी से ए को देख रहा हूं वापस, तो इसका मतलब क्या, ये बैकवर्ड साइड, बैक साइड है। सो ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। बोलो क्लियर है पॉइंट, बोलो पॉइंट समझ में आया ये वाला। क्लियर पॉइंट, या क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ मेथड की, जो कि है रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड, तो ये रिसेक्शन मेथड में हम करते क्या है,
रिसेक्शन मेथड, देखिए अभी तक जो भी हमने मेथड्स देखी उसमें हम क्या कर रहे थे, अभी जो हमने मेथड देखी हम उसमें क्या कर रहे थे उसमें हम इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से ऑब्जेक्ट को साइड कर रहे थे, एलईडी के थ्रू डिस्टेंस मेजर कर रहे थे और पॉइंट को मार्क कर देते थे शीट पे। अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास किसी भी एरिया की शीट ऑलरेडी प्लॉटेड है, शीट अवेलेबल है आपके पास, शीट अवेलेबल है, लेकिन हुआ यह है कि जिस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से वो शीट हमने ड्रॉ करी थी वो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन जो है वो मिस हो गई, वो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन मिस हो गई है। अब आपको जो ऑलरेडी प्लॉटेड पॉइंट है शीट पर, उन ऑलरेडी प्लॉटेड पॉइंट की हेल्प से आपको इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को डिटरमाइन करना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंट की किसी एक पोजीशन पर रख करके ऑब्जेक्ट के क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के पॉइंट को वहां पर लोकेट कर रहे थे। अब आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट के पॉइंट जो है वो ऑलरेडी लोकेटेड हैं आपकी शीट पे, अब उन ऑलरेडी लोकेटेड पॉइंट की हेल्प से आपको इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन डिटरमाइन करना है जो कि मिस हो गई। पॉइंट क्लियर? सो वो चीजें हम देखते हैं किसमें, रिसेक्शन मेथड में। मतलब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को हमें क्या करना है, लोकेट करना है, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को क्या करना है, लोकेट करना है। तो अब लोकेट तो करना ही करना है, साथ में ओरिएंट भी करना है, लोकेट तो करना ही करना है, साथ में ओरिएंट भी करना है। तो लोकेट ओरिएंट करने की आपने ये दो मेथड तो यहां पर देख ली, बाय ट्रफ कंपास, बाय बैक साइटिंग। रिसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, यहां पर आपको मेथड तो समझ में आ गई, मेथड क्या है, तो कोई ऐसा डायग्राम इसका अलग से नहीं है। यहां पर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए यहां पर दो मेथड्स आती हैं, और वो दो मेथड्स हैं, फर्स्ट है आपकी 2 पॉइंट प्रॉब्लम, फर्स्ट मेथड का नाम है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, और सेकंड मेथड का नाम है 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ये दो मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। यदि मैं इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन किसी दो फिक्स्ड पॉइंट के बेसिस पर डिफाइन कर रहा हूं तो वो 2 पॉइंट प्रॉब्लम हो जाएगा। यदि मैं 3 पॉइंट के बेसिस पर कर रहा हूं तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए समझिए क्या है ये। देखिए मान लीजिए आपके पास ये कोई पॉइंट है ए, ग्राउंड स्टेशन, और ये है बी जहां पर आपने रेंजिंग रॉड रखी हुई है। तो आप डे फर्स्ट में आए और डे फर्स्ट में आकर के आपने यहां पर कहीं पर प्लेन टेबल को सेट करा था, यहां पर कहीं पर प्लेन टेबल को आपने सेट करा था, और प्लेन टेबल को सेट करने के बाद आपने क्या करा था, इस ए पॉइंट को यहां पर आप ऑलरेडी लोकेट कर चुके हो स्मॉल ए से, और इस बी पॉइंट को आप यहां पर ऑलरेडी लोकेट कर चुके हो स्मॉल बी से, ठीक है। लेकिन अब ये इंस्ट्रूमेंट की जो पोजीशन है ये मिसप्लेस हो गई आपसे, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन जो है वो मिसप्लेस होगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ये जो इंस्ट्रूमेंट की जो पहले पोजीशन थी, जब आपने ये ए पॉइंट और बी पॉइंट को यहां पर लोकेट करा, वहां पर मान लीजिए कि इसी जो ये पोजीशन में रखी है इसी पोजीशन में थी आपकी प्लेन टेबल। कहने का मतलब ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से था, ओरिएंटेशन इस तरीके से था। अब आप जब नेक्स्ट डे आए, जब आपको इस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को डिटरमाइन करना है, तो यदि आपने इस प्लेन टेबल को ओरिएंट उसी पोजीशन में करा है जो आपकी यस्टरडे थी, जो एक दिन पहले थी, तो आपको जस्ट क्या करना है, इस पॉइंट को यहां से साइड करके यहां पर एक्सटेंड कर देना है, यहां पर इस पॉइंट को बी से साइड करके यहां पर एक्सटेंड कर देना है, और आपको यहां पर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन मिल जाएगी। इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। ये कब होगा, जब आपने यहां पर प्लेन टेबल जो रखा है उसका ओरिएंटेशन जो आपने एक दिन पहले जब इस ए और बी की पॉइंट इस पोजीशन को यहां पर लोकेट करा था, तब जो ओरिएंटेशन था वही ओरिएंटेशन यदि आज भी है तो आपको डायरेक्टली ये इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। कैसे क्या करा आपने, आपके पास ऑलरेडी ए पॉइंट और बी पॉइंट की लोकेशन ऑलरेडी शीट पर अवेलेबल थी, आपको इस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन सी को डिफाइन करना था। यहां पर आपने क्या करा, एलिडेट रखा और इस कैपिटल ए को स्मॉल ए से साइड करा और इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया। सिमिलरली आपने कैपिटल बी को स्मॉल बी से साइड करा और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी वो आपकी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन है। लेकिन ये कब होगी, जब आपकी यहां पर ओरिएंटेशन प्लेन टेबल का प्रॉपर होगा। थैंक यू अमीर, ठीक है। आप रिकॉर्डेड देखते हैं, कोई बात नहीं आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, थैंक यू। ओके, सो यदि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तब यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। ओरिएंटेशन यदि प्रॉपर नहीं है तब यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और उस प्रॉब्लम को हमें फिर एक डिफरेंट मेथड से देखना पड़ता है, और वो भी 2 पॉइंट के अंदर ही है। ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, यदि ओरिएंटेशन प्रॉपर है तब तो यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन हम इन 2 पॉइंट से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यदि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और यदि आप उस प्रॉब्लम को समझना चाहते हो तो एक बार मुझे बताओ कि वो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, या मैं डायरेक्टली 3 पॉइंट प्रॉब्लम पर आ जाऊं, डायरेक्टली मैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम समझाऊं, क्योंकि उसको रिजॉल्व करने के लिए थोड़ी बड़ी मेथड है, ठीक है, थोड़ी बड़ी मेथड है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। सो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी उसको समझने में, तो थोड़ा सा ध्यान आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा थोड़ा सा अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा। हाँ तो बताएं, डायरेक्टली 3 पॉइंट समझा दीजिए। ओके, एक ही स्टूडेंट बोल रहा है समझा दीजिए, बाकी बोल रहे हैं, बाकी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, या तो बोल रहे हैं सर डायरेक्टली 3 पॉइंट पे आ जाओ, डायरेक्टली 3 पॉइंट पे आ जाओ। चलिए देखिए, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। देखिए मान लीजिए आपके पास यहां पर कोई एक पोजीशन है ए की, यहां पर पोजीशन है बी की, ठीक है, और यहां पर कहीं इंस्ट्रूमेंट आपका रखा था, यहां पर कहीं पोजीशन थी इंस्ट्रूमेंट की, जहां से आपने इन दोनों पॉइंट को साइट करा और शीट पर कहीं पर लोकेट कर लिया आपने स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। लेकिन मुझे ये प्रॉपर ओरिएंटेशन यदि नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में करने के लिए देखिए क्या करने जा रहा हूं। एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन यहां पर है, एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन यहां पर है। इस पोजीशन से मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी को साइट करा और यहां पर मैंने मार्क कर लिया था 2 पॉइंट। लेकिन अब ये पोजीशन जो मिसप्लेस हो गई है, इस पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए देखिए मैं यहां पर एक और इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को कंसीडर करता हूं। क्या करता हूं, यहां पर एक और इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को मैं कंसीडर करता हूं। मतलब कि मुझे 2 पोजीशन इंस्ट्रूमेंट की कंसीडर करना पड़ेगी प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए, ठीक है। सो मैंने यहां पर मान लीजिए यहां पर इंस्ट्रूमेंट की मैंने एक और पोजीशन को कंसीडर करा, देखिए कहां पर, ये यहां पर, ये मैंने इंस्ट्रूमेंट की एक और पोजीशन को यहां पर कंसीडर करा। सपोज यहां पर देखिए ऑलरेडी मेरे पास ए पॉइंट अवेलेबल होगा शीट पे, मेरे पास ऑलरेडी बी पॉइंट अवेलेबल होगा शीट पे, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल है। मुझे तो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन डिटरमाइन करना है ना, जो कि ये है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक और इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन कंसीडर करी, ठीक है। अब यहां पर मैंने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन इस तरीके से, यहां पर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन इस तरीके से ली है मैंने कि ये जो स्मॉल ए पॉइंट और स्मॉल बी पॉइंट को मिलाती हुई जो लाइन है, ये लाइन कैपिटल ए और कैपिटल बी लाइन के जस्ट पैरेलल हो। क्या हो, जस्ट पैरेलल हो। सो एग्जैक्ट मुझे देखना नहीं है इंस्ट्रूमेंट लगा के कि जस्ट पैरेलल है या नहीं है, बस मुझे एक अंदाजन टेंटेटिवली मुझे क्या कर देना है, वहां पर प्लेन टेबल को इस तरीके से सेट करना है कि लगभग लगभग ये दोनों लाइन जो है ये आपस में पैरेलल हो। इसका मतलब यहां पर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। यहां पर मैंने एक टेंटेटिव लिया है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, वहां पर एरर है कुछ, यहां पर क्या है, कुछ एरर है। ओके, अब देखिए क्या करना है मुझे। अब मुझे इस ए पॉइंट को, कैपिटल ए को स्मॉल ए से साइट करना है। देखिए मैं साइट कर रहा हूं, ये मैंने साइट करा और एक लाइन ड्रॉ कर दी। सिमिलरली मैंने बी से बी को साइट करा और यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, थोड़ा सा इधर मान लीजिएगा बी पॉइंट। ओके, ये दोनों पॉइंट कैपिटल बी और कैपिटल ए को मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी से साइट करा और मुझे यहां पर पोजीशन मिल गई। सपोज ये जो पोजीशन है मेरी, ये है डी, स्मॉल डी, जो कि मेरे जो ग्राउंड पॉइंट है कैपिटल डी उसको शो कर रही है।
ठीक है, उसको शो कर रही है। लेकिन क्या ये ग्राउंड पॉइंट जो है यहां पर ओरिएंटेशन प्रॉपर है क्या? नहीं। क्यों प्रॉपर नहीं है? क्योंकि मैंने तो अंदाजन स्मॉल ए बी लाइन को पैरेलल रखा था कैपिटल ए बी लाइन के, अंदाजन रखा था। मतलब यहां पर ओरिएंटेशन प्रॉपर है या नहीं है ये नहीं पता मुझे, ये मुझे नहीं पता। क्लियर है बात? ओके। अब क्या करना है मुझे, देखिए अब क्या करना है। अब मुझे यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन ऑलरेडी होगी, जो कि मुझे यहां पर शीट पे ड्रॉ करना है, तो ग्राउंड का वो पॉइंट मैंने देख लिया कि कहां पर मैंने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करा था एक दिन पहले, जहां से मैंने इन दोनों को साइड करके ये पोजीशन मार्क करी थी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। सो मैंने यहां पर क्या करा, यहां पर सपोज ये पोजीशन जो है मेरी कैपिटल सी है, जो कि एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि इसी पोजीशन से मैंने इन दोनों पॉइंट को साइड करके यहां पर मार्क करा है। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या करा, सी पर रखा रेंजिंग रॉड को, और ये डी से मैंने यहां पर साइड करा, इसको क्या करा, साइड करा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करके मैंने यहां पर पॉइंट मार्क कर दिया। सपोज दिस पॉइंट इज C1, सपोज दिस पॉइंट इज C1, ये पॉइंट क्या है, C1 है। ओके, अब क्या करना है देखते जाइएगा, बड़ी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीजों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, इस प्लेन टेबल को यहां से उठा करके यहां पर रखना है, और इस तरीके से रखना है कि जो C1 पॉइंट है वो एग्जैक्ट आ जाए C पर। कहां पर आ जाए, एग्जैक्ट C के ऊपर आ जाए। देखिए मैं रख रहा हूं, ठीक है, ये पॉइंट जो है मैं थोड़ा सा यहां बना दे रहा हूं। ठीक है, ये यहां पर पॉइंट है, ये आ गया आपके पास C1। C1 क्यों बोला अभी बताते हैं। C1 इसलिए बोला क्योंकि वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, क्योंकि ओरिएंटेशन जो है प्रॉपर नहीं है। ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी बोल देते हैं इसको। और यहां पर आपको एक लाइन दिख रही है, और आपको एक लाइन यहां पर दिख रही है। ठीक है, यहां पर आपको एक पॉइंट दिख रहा है स्मॉल ए, और यहां पर आपको एक पॉइंट कौन सा दिख रहा है, स्मॉल बी। दिस इज स्मॉल बी। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात सभी को क्लियर है? अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है। अब मुझे वापस से ये जो नई पोजीशन है, हाँ देखिए अब यहां पर जो ओरिएंटेशन है, पहले तो मैंने इस प्लेन टेबल को उठा करके इस तरीके से रखा कि जो C1 पॉइंट है कैपिटल C के जस्ट अबव हो। अब मैंने क्या करा, अब मैंने यहां पर ये जो C1D वाली लाइन है इस पर एलिडेट रखा, और ये D पोजीशन पर रेंजिंग रॉड को फिक्स करा, और मैंने बाय बैक साइटिंग यहां पर ओरिएंटेशन सेट कर लिया प्लेन टेबल का, बाय बैक साइटिंग, जो कि अभी मैंने इसके पहले एक्सप्लेन करा आपको। सो मैंने यहां पर C1D पर इस लाइन पर एलिडेट को रखा, और उस लाइन से D पर रखी रेंजिंग रॉड को मैंने साइड करा, और प्लेन टेबल को इस तरीके से एडजस्ट करा कि वो मुझे D पर रखी रेंजिंग रॉड विजिबल हो जाए। इसका मतलब कि इस पोजीशन पर जो मेरी इस पोजीशन पे जो मेरा ओरिएंटेशन था इंस्ट्रूमेंट का, वही ओरिएंटेशन मेरा इस पोजीशन पर आ गया है। क्यों? क्योंकि मैंने बैक साइड जो लिया है वो इस वाले पोजीशन पर रेंजिंग रॉड को रख करके लिया है। मतलब यहां पर जो प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन था वही ओरिएंटेशन मेरा यहां पर है। तो यदि यहां पर ओरिएंटेशन मेरा गलत था, हल्का सा एरर था ओरिएंटेशन में, इसका मतलब मेरा यहां पर प्लेन टेबल के ओरिएंटेशन में भी हल्का सा एरर होगा। पॉइंट क्लियर? हल्का सा एरर होगा। ओके, अब क्या करना है मुझे देखते जाइएगा। अब मुझे वापस ए को इस ए से साइड करना है, जो कि मैंने यहां पर करा था। ए से ए को साइड करके डी पॉइंट यहां मार्क करा था, वैसे ही मुझे ए से ए को साइड करना है। देखते जाइए, मैं वापस से ए को साइड कर रहा हूं, और मुझे ये पॉइंट कहीं यहां पर मिला। ठीक है, थोड़ा सा समझ जाइएगा इस लाइन को। ये पॉइंट मुझे यहां पर मिला। सपोज ये पॉइंट मुझे मिलना था यहां C1 पर, लेकिन ये यहां नहीं मिलते हुए मुझे कहां मिला, ये मिला मुझे C2 पर। कहां पर? C2 पर। ये C2 पर मिला। कहां मिला? C2 पर। अब क्या करना है अब क्या करना है मुझे। अब देखिए, ये जो न्यू पोजीशन C2 वाली आई है, इससे इस पोजीशन से मुझे इस B वाले पॉइंट B पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करना है। देखिए मैंने साइड करा, ये मैंने साइड करा यहां पर,
और मुझे ये वाली लाइन पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। ये वाली लाइन मतलब कौन सी, जब मैंने डी पर रखी, डी पर इंस्ट्रूमेंट को रखा था और बी पर साइड करा था, मतलब मैंने जब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा था तो ये मुझे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ था, तो ये लाइन जो है वो बी को साइड करती हुई लाइन थी, और इसी बी को साइड करती हुई लाइन पे मैंने एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला जब मेरी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन सी पर है, तो मुझे एक पॉइंट मिला। सपोज दिस पॉइंट इज B2, सपोज दिस पॉइंट इज स्मॉल B2, दिस पॉइंट इज या B1, स्मॉल B1, क्योंकि यहां पर B है तो B1, स्मॉल B1, ठीक है। ये पॉइंट मुझे मिल गया है। अब ये पॉइंट में डिफरेंस मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहां पर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था, ओरिएंटेशन यहां पर प्रॉपर नहीं था। देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिएगा मैंने अब क्या करा, ए से इस B1 लाइन को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन करा और साथ ही मैंने इसको एक्सटेंड भी कर दिया। ए से B1 वाली लाइन को ज्वाइन करा, साथ ही मैंने एक्सटेंड करा और यहां पर फिक्स कर दी मैंने एक रेंजिंग रॉड। क्या फिक्स कर दी यहां पर मैंने, एक रेंजिंग रॉड। और यहां पर मैंने एक रेंजिंग रॉड फिक्स कर दी है। देखिए यहां पर ये जो AB लाइन है, यदि ये एग्जैक्ट पैरेलल होती है इस कैपिटल AB के, तो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये आपस में मुझे एक पॉइंट पर मर्ज होते हुए दिखते, ये दोनों पॉइंट मुझे आपस में एक पॉइंट पर मर्ज होते हुए दिखते। यहां पर पोजीशन में थोड़ा चेंज दिख रहा है, यहां पर पोजीशन में थोड़ा चेंज दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर ओरिएंटेशन मेरा प्रॉपर नहीं था, ये ओरिएंटेशन मेरा प्रॉपर नहीं था। इसका मतलब ये जो ए बी और B1 के बीच में ये एंगल फॉर्म हो रहा है, यही मेरा एरर है ड्यू टू ओरिएंटेशन। ये जो एंगल में एरर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो थीटा यहां फॉर्म हो रहा है, यही एरर है मेरा इन ओरिएंटेशन। और इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ए बी लाइन जो कि प्रीवियसली ऑलरेडी मेरे पास नोन पोजीशन है, करेक्टेड पोजीशन है, ऑलरेडी प्लॉटेड पोजीशन है ए बी वाली, इस लाइन पर एलिडेट को रखूंगा और एलिडेट को रखने के बाद इस वाली लाइन को मैं इस प्लेन टेबल को रोटेट करूंगा। कब तक, जब तक कि मुझे यहां पर रखी रेंजिंग रॉड विजिबल ना हो जाए। सो यहां पर मैंने रखा ए बी लाइन पर प्लेन टेबल एलिडेट को और प्लेन टेबल को रोटेट करा। कब तक, जब तक कि मुझे यहां पर ये यहां से यहां तक रोटेट करा, तब जब तक कि मुझे यहां पर रखी रेंजिंग रॉड विजिबल नहीं हो गई। ये विजिबल हो गई, इसका मतलब कि अब यहां पर ओरिएंटेशन मेरा प्रॉपरली हो चुका है। यदि मेरे पास ऑलरेडी ओरिएंटेशन यहां प्रॉपर होता तब तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती, बट यहां पर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था, तो ओरिएंटेशन को प्रॉपर करने के लिए ये पूरी मैंने मेथड एडॉप्ट करी है। शायद कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को, शायद। बताओ कुछ समझ में आया इस मेथड में, इस मेथड में कुछ पॉइंट समझ में आए आप लोगों को? ये बस हमने क्यों करा, क्योंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। यदि ओरिएंटेशन प्रॉपर होता, यदि हम प्रॉपरली ओरिएंट कर पाए यहाँ पर यदि प्लेन टेबल को, तो इतनी करने की नीड नहीं है तो इतना हमें करने की नीड नहीं है, ठीक है। यस सर, थोड़ा बहुत, ओके ओके। तो ये पूरी एक प्रोसीजर होती है, इसलिए मैं बताने से पहले का पूछ लेता हूँ भाई, आप लोग थोड़े अटेंटिव रहोगे ना समझने से पहले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाला पार्ट रहता है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट को किसी को समझ नहीं आया आई थिंक, कोई बात नहीं। सो 2 पॉइंट प्रॉब्लम में आपको बस ये समझना है कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि 2 पॉइंट के बेसिस पर, ये 2 पॉइंट के बेसिस पर हम इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के पोजीशन एंड ओरिएंटेशन हम करते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट के बेसिस पर। और यदि 3 पॉइंट प्रॉब्लम की तरफ जाएं तो 3 पॉइंट के बेसिस पर होता है। तो 3 पॉइंट के बेसिस पर कैसे, तो देखिए यहां पर है आपके पास ए पॉइंट और यहां पर है आपके पास बी पॉइंट और यहां पर है मान लीजिए आपके पास सी पॉइंट, ठीक है, सी पॉइंट, ओके। यहां पर रखा आपने प्लेन टेबल को, यहां पर आपके पास क्या है, प्लेन टेबल की कोई पोजीशन है और उसी पोजीशन को आपको डिटरमाइन करना था। आपके पास ये ऑलरेडी प्लॉटेड पॉइंट है, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ये ऑलरेडी आप प्लॉट कर चुके हो। लेकिन अब आपको क्या डिटरमाइन करना है, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन डिटरमाइन करना है। इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन कहां पर, शीट पर आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है।
अब आपने क्या करा, जैसा कि यहां पर आपने साइड करा था, ए से ए को साइड करके आपने एक लाइन ड्रॉ करी थी, सिमिलरली यहां पर भी मैं ए से ए को साइड करते हुए एक लाइन यहां पर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो ये ए पॉइंट जो है मैं यहां पर मान लेता हूं, दिस इज ए पॉइंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए से ए को साइड कर रहा हूं, ये मैंने साइड करा। सिमिलरली मैंने बी से बी को साइड करा, ये बी से बी को मैंने साइड करा, एंड देन मैं साइड कर रहा हूं सी से सी को। तो मैं इसको पॉइंट को इधर मान लेता हूं थोड़ा सा, मैं सी से सी को साइड करने जा रहा हूं, या मैं इसको थोड़ा सा और इधर बना लेता हूं। ठीक है, ये मैंने साइड करा। यहां पर मुझे ये तीनों लाइन के बेसिस पर एक ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है। क्या दिख रहा है मुझे, एक ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है, ये शायद आपको विजिबल हो। ये ट्राइंगल मुझे यहां पर फॉर्म होते हुए दिख रहा है। कब, जब यहां पर प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन यदि प्रॉपर होता तो ये तीनों लाइन किसी एक ही लाइन पर, किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हुई दिखती, मुझे किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हुई दिखती। बेसल 3 पॉइंट प्रॉब्लम में ट्राइंगल बनता है, क्वाड्रेटर ट्राइंगल बनता है बेटा, ट्राइंगल। सो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है फॉर्म होते हुए। ठीक है, इस ट्राइंगल को मैं कहता हूं ट्राइंगल एरर, ट्राइंगल ऑफ एरर, ट्राइंगल ऑफ एरर। क्या कहता हूं, ट्राइंगल ऑफ एरर। ठीक है, ट्राइंगल ऑफ एरर। ये ट्राइंगल ऑफ एरर क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि यहां पर प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं था। यदि प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन प्रॉपर होता तो ये तीनों पॉइंट जो है वो एक पॉइंट पर मुझे इंटरसेक्ट होते हुए दिखते, ये तीनों लाइन जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हुई दिखती, और ये जो ट्राइंगल है ये वहां पर फॉर्म नहीं होता, वहां पर फॉर्म नहीं होता। तो इस ट्राइंगल को रिड्यूस करने के लिए, इस ट्राइंगल का एरिया को कम करने के लिए यहां पर 3 पॉइंट प्रॉब्लम में भी 3 मेथड्स होती हैं। 3 पॉइंट प्रॉब्लम में भी क्या होती है, 3 मेथड्स होती हैं। वो 3 मेथड के आप नाम लिख लीजिए। फर्स्ट मेथड होती है आपकी मैकेनिकल मेथड। फर्स्ट मेथड इज मैकेनिकल मेथड, जिसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर मेथड। ट्रेसिंग पेपर मेथड। सेकंड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो कि आपकी होती है बेसल्स मेथड। एंड थर्ड वन इज लेमेंस रूल। लेमेंस रूल जिसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब यहां पर प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था, इस वजह से यहां पर ट्रायंगल ऑफ एरर फॉर्म हो रहा है। अब प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिर देखेंगे ट्रायंगल का एरिया कम हुआ क्या, बिल्कुल कम हुआ। फिर ओरिएंटेशन और चेंज करो, फिर ट्रायंगल का एरिया और कम होता जाएगा। इसका मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड लगा करके, हम लेमेंस रूल लगा करके इस ट्रायंगल ऑफ एरर को, उसका एरिया को हम रिड्यूस कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पर। क्लियर है बात? ठीक है, सो ये 3 मेथड के आप नाम याद रख लीजिए 3 पॉइंट प्रॉब्लम में। क्लियर कॉन्सेप्ट? सो यहां पर आपका प्लेन टेबल जो है वो कंप्लीट होता है। आपका प्लेन टेबल कंप्लीट होता है। यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने, आप मुझे आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन, it is required to produce a small scale map of an area in magnetic zone by directly plotting and checking the work in field itself. Which one of the following survey will be most appropriate for this purpose? बताएं क्या आंसर होगा इसका?
क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी, प्लेन टेबल, वेरी गुड, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, चेकिंग द वर्क इन द फील्ड इटसेल्फ, प्लॉट भी करना है और आपको हाथों हाथ चेक भी करना है, इसका मतलब आपका होगा आंसर सी। ठीक है, प्लेन टेबल, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, या करेक्ट है, आप सभी का आंसर करेक्ट है। द मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग कॉमनली यूज्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को इस्टेब्लिश करना है आपको। द मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग कॉमनली यूज्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, बताएं कौन सी मेथड? सी, ओके, नरेंद्र उनियल, या सी, 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड आर एक्यूरेट और नॉट। देखिए यदि हम 3 पॉइंट के कंपैरिजन में 2 पॉइंट की बात करें तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो है वो मोर एक्यूरेट है। ठीक है, 3 पॉइंट के बेसिस पर किसी इंस्ट्रूमेंट को लोकेट करना है तो ज्यादा एक्यूरेट होगा ना 2 पॉइंट के बजाय। ठीक है, ओके, सी ऑप्शन, यस, रिसेक्शन मेथड, करेक्ट। इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को हमें क्या करना है, सेट करना है, तो रिसेक्शन मेथड में हम करते हैं, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, yeah, for locating an inaccessible point with the help of only a plane table one should use, inaccessible point की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सी मेथड? डी, इंटरसेक्शन, वेरी गुड यार बेटा, वेरी गुड। नरेंद्र करेक्ट, स्वीटी करेक्ट, वेरी गुड। डी ऑप्शन, आकाश, शिखा, वेरी गुड, डी ऑप्शन, इंटरसेक्शन, इनएक्सेसिबल, अभी मेथड हमने एक्सप्लेन करी है यहाँ पर। ठीक है, बीच में रिवर बनाया था मैंने, ऑब्स्ट्रक्शन था, इनएक्सेसिबल पॉइंट था वो। ठीक है, वेरी गुड, यस संजय करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the method of orienting a plane table with 2 inaccessible point is known as, the method of orienting पूछा है, the method of orienting a plane table with 2 inaccessible point is known as, नरेंद्र कह रहे हैं सी, बैक साइटिंग, नो बेटा, डी, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ओके, यस, वेरी गुड, डी ऑप्शन इज द राइट वन, डी ऑप्शन करेक्ट है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, मेथड ऑफ ओरिएंटिंग प्लेन टेबल, प्लेन टेबल को ओरिएंट करना है। ठीक है, और 2 इनएक्सेसिबल, क्या होता है जब हम 2 इनएक्सेसिबल पॉइंट देख लेते हैं तो हम फट से इंटरसेक्शन मेथड लगा देते हैं। तो आपको प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछा है आपसे, ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल। ठीक है, आपसे पूछा है ओरिएंटिंग दी प्लेन टेबल, ओके, सो इस बात का थोड़ा सा केयर करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका जवाब सभी देंगे, सभी स्टूडेंट देंगे इसका जवाब, आई थिंक विजिबल होगा आप सभी को, थोड़ा सा बड़ा है। देखिए आपको लिस्ट 1 में मेथड्स के नाम दिए हैं, ट्रैवर्सिंग, रिसेक्शन, इंटरसेक्शन एंड रेडिएशन, और लिस्ट 2 में स्टेटमेंट्स गिवन है आपको, और नीचे आपको जो है टेबल फॉर्म करना है। तो मुझे आप बताएं कि ऑप्शन कौन सा होगा, ए, बी और सी, डी, ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन होगा? डायरेक्टली मुझे आप ऑप्शंस बताइए। पुष्पा कह रहे हैं बी, ओके, चलिए पहले फर्स्ट जो लिस्ट 2 में पहला स्टेटमेंट है उसकी बात करते हैं। Rays are drawn to locate the station on which plane table is set up. Rays are drawn to locate the station on which plane table is set up. इसका क्या मतलब है कि प्लेन टेबल की पोजीशन को लोकेट करना है हमें, और प्लेन टेबल की पोजीशन को एक ही मेथड में हम लोकेट करते हैं, और उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, प्लेन टेबल की पोजीशन को एक ही मेथड में हम लोकेट करते हैं और उसका नाम आप सभी को पता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए उसका नाम क्या है।
यस सर बी, ओके। सो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो है रेज आर ड्रॉन टू लोकेट द स्टेशन ऑन विच टेबल इज सेट अप। इसका मतलब ये कौन सी मेथड है, ये रिसेक्शन मेथड है। कौन सी मेथड है, रिसेक्शन मेथड। यस करेक्ट, वेरी गुड शिखा स्वीटी, वेरी गुड। रिसेक्शन मेथड, इसका मतलब बी का जो होगा वो हो जाएगा आपके पास, बी का होगा फर्स्ट, ठीक है, बी का क्या होगा, फर्स्ट होगा। ओके, देन सेकंड, at least two rays are drawn from two different station to the details to be located। इसका मतलब ये जो मेथड है ये कौन सी मेथड है, इंटरसेक्शन मेथड है। कौन सी मेथड है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब जो सी है, सी का जो होगा स्टेटमेंट वो सेकंड होगा, इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है। देन थर्ड, रेज आर ड्रॉन in the direction of detail through the station point on which table is set up। ये हो जाएगा आपका रेडिएशन मेथड, ठीक है। कौन सा, रेडिएशन मेथड। इसका मतलब जो डी है उसका स्टेटमेंट 3 है, डी का स्टेटमेंट क्या है, 3 है। सो बच्चा ए, अब ए स्टेटमेंट, ए जो है वो ट्रेवर्सिंग है। तो देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है रेज आर ड्रॉन ऑन द मैप बाय सेटिंग अप द टेबल ओवर ईच ऑफ द स्टेशन टुवर्ड्स द सब्सिक्वेंट स्टेशन। हर स्टेशन पर आपको टेबल को सेट करना होता है, कौन सी मेथड में, ट्रैवर्सिंग में आपको हर स्टेशन पर प्लेन टेबल को सेट करना होता है। इसका मतलब ए का ऑप्शन जो है वो, ए का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फोर्थ है, मतलब 4 1 2 3, 4 1 2 3, सी ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है, हाँ ठीक है, करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट, या बताएं इस वाले क्वेश्चन का आंसर। असर्शन रीजन है, असर्शन बोला है आपसे द सोल्यूशन ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन प्लेन टेबल सर्विंग इज एडेड बाय लेमन्स रूल। सॉल्यूशन ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है, अभी हमने देखा 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ओके। देन रीजन क्या कह रहा है, द एप्लीकेशन ऑफ लेमन्स रूल रिड्यूस द एरर ऑफ ट्राइंगल एंड इज कंट्रोल बाय ट्रायल एंड एरर टेक्निक, ठीक है। अभी हमने डिस्कस करा वो कि जो आपका ट्राइंगल है, लेमन रूल क्या करता है, उसको आप क्या करते हैं, प्लेन टेबल को ओरिएंट करते हैं, फिर लेमन रूल से चेक करते हैं कि वो जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसका एरिया रिड्यूस हुआ कि नहीं। यदि रिड्यूस हुआ इसका मतलब आपका ओरिएंटेशन जो है प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप उसको कब तक चेंज करते रहेंगे, जब तक कि वो एरर ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। सो ऑप्शन ए, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। यस करेक्ट, आप सभी का आंसर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in setting up the plane table at a station P, the corresponding point on the plan was not accurately centered above P. If the displacement of P was 50 cm in a direction perpendicular to the ray, how much on the plan would be the consequent displacement of a point from its true position if the scale was 1 cm equal to 10 meter? क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ लीजिए एक बार और समझिए वो क्या बोलना चाह रहा है। या आई थिंक लिखा होगा आप सभी ने क्वेश्चन, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन आपने रीड करा, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है वो। देखिए ये आपसे ये कह रहा है, यदि आपने कहीं पर प्लेन टेबल को प्लेस करा है, कहीं पर आपने प्लेन टेबल को प्लेस करा ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे आपने प्लेन टेबल को प्लेस करा। अब ये प्लेस होना था आपका, सपोज कि यहां पर ग्राउंड पे पॉइंट है कैपिटल डी ग्राउंड पे पॉइंट है, और आपको ये जो प्लेस करना था कैपिटल डी के ऊपर ही करना था, लेकिन मान लीजिए कि आपका वहां पर मिस हो गया पॉइंट, और ये आपको पॉइंट दिख रहा है स्मॉल डी, मतलब आपने जो इतना सेंटरिंग में एरर कर दिया,
इतना एरर किस में कर दिया, सेंटरिंग में एरर कर दिया। तो आपको ये बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन पॉइंट का, ये ऑन फील्ड जो है ये 50 सेंटीमीटर है, ऑन फील्ड या ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड जो है मतलब यदि मैं इस पॉइंट को D बोलूं, कैपिटल D, ये वाला, सपोज दिस इज D1 एंड दिस इज D, सो कैपिटल D1 एंड कैपिटल D एंड कैपिटल D1, सो कैपिटल D और D1 के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको दे दिया गया है 50 सेंटीमीटर, और आपसे ये पूछा है कि प्लान में इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, शीट पर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए स्केल आपको दे दिया गया है, हमें पता है स्केल क्या होता है, स्केल होता है मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, स्केल हमें गिवन है, आरएफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1000 विच इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस जो है वो हमें DD1 डिटरमाइन करना है, जिसको मैं बोल रहा हूँ DD1, एंड ग्राउंड डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। सो ये सेंटीमीटर्स में हमारे पास आंसर आएगा, और ये DD1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000 एंड सेंटीमीटर्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 से 10 कैंसल, 0.05 सेंटीमीटर्स, या यदि हम mm में लिखें तो ये आ जाएगा 0.5 mm। कितना आ जाएगा, 0.5 mm। या करेक्ट संजय, वेरी गुड। ठीक है, सो ये कितना आपको एरर देखने को मिल रहा है, सेंटरिंग के कारण एरर शीट पर 0.5 mm का। अब मैं आपसे एक और चीज बोलूं यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर स्केल जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर थी, अब मान लीजिए आपके पास जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर है। तो आप अब मुझे बताओ कि ये जो एरर DD1 आया है ये शीट पर अब कितना आने वाला है, ये शीट पर कितना आने वाला है, ये मुझे आप बताओ। सो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1/RF जो होगा वो कितना चेंज हो जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, मतलब 10,000 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू DD1/50। सो यहाँ से जब हम DD1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.05 mm। क्या यही आ रहा है, क्या यही आ रहा है 0.05 mm? यस और नो, ये DD1 आ रहा है 0.05 mm। या करेक्ट शिखा, वेरी गुड, 0.05 mm आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब मैं देखिए यहां से कंपेयर कर रहा हूं चीजों को, मैं यहां पर देख रहा हूं ये आ रहा है 0.5 mm, यहां पर आ रहा है 0.05 mm। ठीक है, यदि मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं कि ये स्केल और इस स्केल को कंपेयर करो, सपोज दिस इज A स्केल एंड सपोज दिस इज B स्केल, और यदि मैं आपसे ये बोलूं कि इन दोनों स्केल A और B में कौन सी स्केल लार्ज है, कौन सी स्केल लार्ज स्केल है, तो आपका आंसर क्या होगा, लार्ज स्केल कौन सी है, A की B? लार्ज स्केल कौन सी है, A की B है? स्केल लार्ज A है या B है, क्या आंसर होगा आप सभी का? A स्केल, वेरी गुड यार बेटा, वेरी गुड। A स्केल जो है वो लार्ज स्केल है सर, और B स्केल जो है वो स्मॉल स्केल है। B स्केल क्या है, स्मॉल स्केल है। तो एक चीज समझो कि सेंटरिंग के कारण ये एरर जो है ये सेंटरिंग के कारण आया है। तो सेंटरिंग के कारण जब मेरे पास लार्ज स्केल थी तो ये एरर की वैल्यू 0.5 mm थी, और यदि मैंने स्केल स्मॉल लिया है तो एरर बहुत कम हो गया है, 0.05 mm। तो ये बताओ कि जब लार्ज, ये क्या है, स्मॉल स्केल है ना, स्मॉल स्केल मैप पर सेंटरिंग का कोई इफेक्ट हमें देखने को मिलता नहीं है, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। लेकिन यदि मेरी सेंटरिंग में प्रॉब्लम है, किस शीट पर, जिस शीट की स्केल जो है वो लार्ज है, इसका मतलब कि यहां पर सेंटरिंग के कारण जो एरर देखने को मिलेगा वो ज्यादा एरर देखने का मिलेगा। पॉइंट क्लियर है बात, ये पॉइंट क्लियर है, सभी को समझ में आया? ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा था उस क्वेश्चन में, वो उस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा था कि यदि हम सेंटरिंग का इफेक्ट देखें तो लार्ज स्केल में ज्यादा होगा या स्मॉल स्केल में ज्यादा होगा। तो सेंटरिंग का इफेक्ट जो है, यदि सेंटरिंग में एरर आता है तो उसका इफेक्ट हमें स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप में ज्यादा देखने को मिलेगा, स्मॉल स्केल मैप में कम देखने को मिलेगा। तो इसका जस्ट रिवर्स क्या होता है, एक तो एक एरर होता है सेंटरिंग में, एक एरर होता है ओरिएंटेशन में।
तो यदि ओरिएंटेशन में एरर है तो उसका इफेक्ट हमें लार्ज स्केल पर कम देखने को मिलता है और स्मॉल स्केल पर ज्यादा देखने को मिलता है। यदि मैं लार्ज स्केल की बात करूं तो उसमें सेंटरिंग का इफेक्ट जो है मुझे ज्यादा देखने को मिलता है, ओरिएंटेशन का इफेक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यदि मैं स्मॉल स्केल की बात करूं तो वहां पर मुझे सेंटरिंग के कारण एरर कम देखने को मिलता है और ओरिएंटेशन के कारण एरर मुझे ज्यादा देखने को मिलता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यदि ये पॉइंट क्लियर है, इसी पे बेस्ड एक इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आया था, एक एक थम्स अप कर दो सर पॉइंट क्लियर है, और ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल से भी समझा दिया। तो यदि ये पॉइंट क्लियर है तो एक एक थम्स अप कर दो। उसके बाद मैं सेशन को एंड कर रहा हूं और हमारा जो सर्वे का क्रैश कोर्स है यहाँ पर हम उसको एंड करते हैं। और आप मुझे एक फाइनली फीडबैक दीजिए कि आपने क्या एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस जो है वो क्या रहा, इन जो भी 14-15 दिन हमने क्लास लिए इसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा, सर्वे क्रैश कोर्स पूरा जो आपने अटेंड करा है, क्या ये बेनिफिशियल रहा आप लोगों के लिए? क्या कॉन्सेप्ट बूस्ट हुए आपके? क्या कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट आपके सर्वे के बेस एक क्रिएट हुआ, ये हुआ या नहीं हुआ? ये मुझे एक फाइनली आप बताएं। और यहाँ पर हम जो है वो सेशन को एंड करने वाले हैं आज। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? फिर हम सेशन को यहाँ पर एंड करेंगे। या थैंक यू शिखा, थैंक यू स्वीटी, थैंक यू। ओके, या आकाश मस्के समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलिए तो सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं और आप जो है वो गेट एकेडमी के साथ बने रहिए क्योंकि अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आपको जल्द देखने को मिलेगा ईएसी क्रैश कोर्स में। सो आप उसको भी अटेंड करिए, जो है आपके नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए और आपको एक ही वीडियो को बार बार देखना ना पड़े, इसलिए आप नोट्स एक प्रॉपर फ्रेम कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन लगाते रहिए और मिलते हैं फिर कभी। संजय कह रहे हैं सर आपसे बढ़कर फील होता है पढ़ाई क्या? ओके, थैंक यू संजय, थैंक यू। यस सर, क्लियर हुआ मेरा। ओके, थैंक यू आकाश, थैंक यू संबरम मोंदल, थैंक यू, लव यू भाई, लव यू। सर अगला सब्जेक्ट कौन सा होगा? अगला सब्जेक्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा, जल्द आपको देखने को मिलेगा। सेशन को आप सभी ने लाइक नहीं करा यार, आई थिंक बहुत कम लाइक है आज देखने को मिल रहा है। सेशन को लाइक करते चलिए यार, है ना? अगला सेशन जो है आपका सब्जेक्ट जो है वो आपको बहुत जल्दी नोटिफाई हो जाएगा। जो आप गेट एकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है आप उसको फॉलो करते रहिए, उसमें बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, देखते हैं, ठीक है? वैसे मैं 3 सब्जेक्ट डील करता हूँ, आरसीसी, स्ट्रक्चर एंड सर्वे। तो सर्वे आप देख चुके हैं, बाकी 2 रिमेनिंग सब्जेक्ट देखते हैं क्या होता है नहीं होता, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू रिजू दास, थैंक यू आदित्य, थैंक यू। चलिए ठीक है, सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं और आप सभी पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप क्वेरीज जो हैं वो आपकी भेज सकते हैं। सो आप डिस्कशन विद अपूर्व पाटोदी सर के नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।